ये सुप्रीम कोर्ट में इस समय 16 बेंचेस हैं। अगर 16 बेंचेस में वो सेम मैटर पे अगर डिसीजन देना हो आधे आधे घंटे के इंटरवल पे, तो 16 जजेस का 16 बेंचेस का अलग अलग डिसीजन आएगा। क्या सरकार है या गवर्नमेंट जो भी है जुडिशरी का गलत इस्तेमाल करती है? गलत इस्तेमाल हर वो व्यक्ति करता है या करने की कोशिश करता है जो वो करने की पोजीशन में होता है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये डेटा निकल के आता है कि 90% से ज्यादा केसेस डाउरी के फेक होते हैं सर। ये डिवोर्स का पैकेज होता है, डिवोर्स पैकेज। इसमें मेंटेनेंस अलाउंस मांगा जाता है, डाउरी का आरोप लगाया जाता है, क्रूअल्टी का आरोप लगाया जाता है, मार पिटाई, गाली गलौज, ठीक है, और सारे खानदान को लपेटा जाता है। अब मान लीजिए अगर वो केस झूठा है, सबको पता है, दोनों पार्टीज को पता है, इसको भी पता है, इसको पता है, जज साहब को भी पता है, लेकिन जज साहब के हाथ बंधे हुए होते हैं क्योंकि वो एविडेंस पे काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टेट का जो आईजीपी है वो करप्ट है, डीजीपी है वो करप्ट है, वो कहता है कि जी मुझे इस जिले से 1 महीने में 5 लाख की कमाई होनी चाहिए। मतलब एक पूरी चेन है ना। तो आप अगर आप नहीं लोगे ना तो आप किसी ने बड़ी मेहनत से सिस्टम बनाया है करप्शन का, ठीक है, जिन भी लोगों की मेहनत है, कुछ डेकेड्स की मेहनत है, कुछ सालों की मेहनत है, अगर आप उनको सिस्टम खराब कर रहे हैं तो आपको जीने नहीं देंगे। कानून सबके लिए बराबर है सर? थियोरेटिकली, अदरवाइज द लॉ इज एन एस। Okay. देखिए, कानून सबके लिए बराबर आप कैसे कह सकते हैं? लॉ के दरवाजे तक पहुंचना सबके लिए बराबर नहीं है क्योंकि सब लोगों के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसकी भीषण भुजाएं तुम्हें कभी नहीं ठुकराती हैं, हर विपदा में सरकारें अंत में मेरे पास ही आती हैं। मैं कौन हूँ? मैं फौजी हूँ, ठीक है, मैं मेजर कविश अग्रवाल नहीं, मतलब हर एक फौजी के लिए मैं कह रहा हूँ। स्त्री न मदिरा न पद न औधा न दौलत मुझे लुभाती है, केवल भारत माँ की चिंता हरदम मुझे सताती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट पिछले जितने भी पॉडकास्ट हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी कैसे वर्क करती है। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर कविश सर, जो कि एक्स जैग ऑफिसर हैं और प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक्स फॉर कॉलिंग। सर, अगर जुडिशरी की बात की जाए तो एक आम आदमी जुडिशरी को लेकर थोड़ा इतना उसकी नज़र में इतना बिलीव क्यों नहीं रहता? मतलब जुडिशरी पे इतना विश्वास क्यों नहीं है आम आदमी को? इससे थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आम आदमी को जुडिशरी में कम से कम और गवर्नमेंट सेटअप से ज़्यादा विश्वास होता है। डिफेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जुडिशरी अभी तक औरों के जितना मेरे ख्याल से करप्ट नहीं है और महकमों से कंपैरिजन में कह रहा हूँ मैं। आप कंपैरिजन की बात कर हाँ रहे जी, हैं। मैं कंपैरिजन, देखिए हर एक चीज़ कंपैरिजन से ही एनालाइज की जा सकती है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% गलत या 100% सही नहीं हो सकती, ठीक है। हर जगह ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स विल बी राइट एंड रॉन्ग, ह्यूमन बींग्स विल बी, यू नो, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमंस, दे विल डू सम थिंग्स राइट, दे विल डू सम थिंग्स रॉन्ग, दे विल डू सम थिंग्स इन अ सेल्फिश मैनर और इन अ ग्रीडी मैनर। और वो कोई लोग होंगे जो बहुत अपना दिल फेंक होंगे और बहुत जाबाज होंगे और बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के लिए चैरिटेबल वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा संत प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होंगे। तो हर एक प्रोफेशन में आपको हर एक टाइप के लोग मिल जाते हैं। जुडिशरी में एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है लीगल सिस्टम। मेन इशू जो है जुडिशरी से, आप कह रहे हैं लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते। कुछ लोग जो नहीं कंफर्टेबल फील करते हैं, या बहुत सारे लोग या लाखों लोग या करोड़ों लोग क्यों नहीं फील करते हैं कंफर्टेबल? क्योंकि समस्या ये है कि एक बार आपने केस फाइल किया तो आपको, मतलब कोई भी टाइप का केस हो, नॉर्मली 5, 10 साल 20 साल लग जाते हैं, केस खत्म नहीं होता है, केस चलता रहता है। वो हमारे पास वो दामिनी मूवी का, सन्नी देओल का वो फेमस डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। रोज मैं ये इतनी बार सुनता हूँ, सारे व्हाट्सएप ग्रुप से लोग कहते हैं तारीख पे तारीख, अगली तारीख मिल गई, अगली तारीख मिल गई। मैं अभी AFT से आ रहा हूँ, तो AFT आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, वहाँ पे हमारे बहुत केसेस लगते हैं। तो ये है कि मतलब कितने, मैं कम से कम आज शायद 90 कुछ केसेस देखे होंगे। 1 घंटे में, सवा घंटे में वो 90 केसेस हो गए। तो आप समझिए अगर एक केस को 30, 40, 45, 50 सेकंड मिल रहे हैं अगर, तो उसमें क्या तो वकील बहस कर लेंगे। उसमें मोस्टली केसेस में हो रहा है अगली तारीख ये है, अगली तारीख ये है, मतलब ये। लेकिन इसमें कोई AFT की बात नहीं है। इट इज इन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, ऑल कोर्ट्स एंड ऑल ट्रिब्यूनल्स, यू गो देयर एंड यू आर जस्ट गिवन द नेक्स्ट डेट फॉर वट एवर रीजन। रीजंस में भी जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड और वट एवर, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉ एज ऑन डेट। तो कभी ये है कि जी जो विपक्ष है वो आके बोल रहा है साहब हम रिप्लाई नहीं फाइल कर पाए क्योंकि साहब आपने हमें कहा था रिप्लाई फाइल करने का, माय लॉर्ड्स आई कुड नॉट फाइल द रिप्लाई, प्लीज गिव मी 4 more weeks। तो कोर्ट उन्हें आराम से जनरली 4 more weeks दे देगी, ठीक है। जैसे 4 more shots प्लीज होता है, तो ऐसे 4 more weeks प्लीज, 4 more weeks प्लीज आराम से मिल जाते हैं। ये 4 more weeks करते करते लगभग 4-6 महीने
विपक्ष आराम से पास कर देता है। आपने आज केस फाइल किया, आपकी सांस अटकी पड़ी है, आपको लगता है कि मुझे रिलीफ मिलेगा, मुझे मेरी पेंशन मिलेगी, मुझे मेरा प्रमोशन मिलेगा, पे फिक्सेशन मिलेगा, सैलरी मिलेगी, जिस कोर्स पे मुझे जाना है मुझे वहाँ जाने को मिलेगा, मुझे डिफेंस फोर्सेस से रेजिग्नेशन चाहिए, प्री मैच्योर डिस्चार्ज चाहिए, मुझे वो मिलेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि पहले 6 महीने तक तो विपक्ष रिप्लाई नहीं फाइल करने वाला है। जब वो रिप्लाई फाइल करेंगे फिर उस पर बहस होगी। सो इट इज थिंग इज दैट इट इज टू लॉन्ग। आई मीन your lifespan is, let us say, 70 years. At the age of 30 years, you are filing a case. You don't want to wait for 20 years for a disposal to come on that. मतलब एक ह्यूमन बीइंग को एक चीज़ ये, और आजकल जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के ज़माने में अगर आप कहें कि सर आप मेरा केस फाइल करेंगे, बिल्कुल मैं आपका केस फाइल करूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 साल का आप कम से कम उसका बैंडविड्थ मान के चलिए, जबकि आपको नतीजा मिलेगा। पहले इस कोर्ट में, लोएस्ट कोर्ट में, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, लगभग आप 5 साल का अपने मन में मान के चलिए। 5 साल से कम में तो इट इज़ अनरियलिस्टिक। मैं आपको बात बताऊं, ऐसा बोला जाता है हमारे यहाँ कि अगर मान लीजिए आपका कभी पुलिस से सामना हो या फिर कभी जुडिशरी से सामना हो, तो आपके सोने जैसे हाथ और लोहे जैसे पैर होने चाहिए। मतलब कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए आपके इतने पैर मजबूत होने चाहिए कि आप लगा पाएँ, और पैसा खर्च करने के लिए आपके सोने जैसे हाथ होने चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें खासकर बहुत सच्चाई है। अब मैं थोड़ा राजनीति की बात करता हूँ उसमें। अभी रिसेंटली कुलदीप सेंगर करके एक जो बीजेपी के विधायक रहे हैं, अभी इस टाइम पे जेल में है, उनके ऊपर रेप का आरोप लगा था। एक 17 साल की लड़की ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया। अभी दिल्ली की कोर्ट ने उनको बेल मंजूरी दे दी। फिर बाद में हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने बेल पर स्टे लगा दिया। तो जुडिशरी अपने ही पॉइंट पर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, इन द सेंस ये समझिए, पहले जैसे कि दिल्ली कोर्ट में जाके उनको बेल मिल जाती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनमें जजों को खरीद लिया जाता है, ऐसा बहुत सारे केस आते हैं। और जिनके हाथ में पावर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, उनकी तरफ केस मोड़ दिए जाते हैं। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात आपने कहा कि जुडिशरी खुद ही आपस में ही सेटिस्फाई नहीं हो पाती। हाँ। उसमें आपको ऐसे इस तरीके से सोचना पड़ेगा, आपस में ही का ये मत देखिए। अगर एक लोअर कोर्ट से कोई केस स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे वो उसका जो भी डिसीजन देगी वो उसके हायर फोरम में चैलेंज होगा। मतलब कि सेशंस कोर्ट में या असिस्टेंट सेशंस जज की कोर्ट में या सेशंस जज की कोर्ट में वो चैलेंज होगा। उसके बाद वहां से अपील में जाएगा हाई कोर्ट में, वहां से अपील में जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट तक अपील उस मैटर पे लागू है तो। लेकिन ये मतलब नहीं कि आपस में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक वन फैमिली कि मतलब एक घर के कि एक बेटा है, फिर उसके पिताजी हैं, फिर उसके दादाजी हैं, वो सारा एक परिवार नहीं है। मतलब जो भी वो जज साहब हैं नीचे कोर्ट वाले, फिर उसके ऊपर जो जज हैं वो उन्हीं के डिसीजन को रिव्यू करने के लिए बैठे हैं वहां पे। वो उनके बॉस के नेचर में है, बॉस मतलब बॉस या सुपर बॉस। यहाँ पर मैं कुछ कोट करना चाहूंगा, जैसे कि जुडिशरी के कुछ फंडामेंटल होते हैं। जैसे कि मान लो सेशन कोर्ट में भी जो भी जज जो भी मतलब जो भी न्याय दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कुछ अपने को फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वो डिसीजन पलटते कुछ और हो गया, तो कुछ फंडामेंटल भी तो होते होंगे। जज क्या अपने फंडामेंटल रूल के अपोजिट तो नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए, देखिए वो इंसान है, ठीक है। कानून जो है एक ही कहा जाता है, एक ये मुहावरा होता है, प्रॉवर्ब होता है, द लॉ इज एन एस। कानून गधा है, उसको जिस दिशा में चाहे मोड़ सकते हैं। और मतलब लेकिन इसके नेगेटिव पहलू भी हैं, पॉजिटिव पहलू भी मैं बता देता हूँ। नेगेटिव तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है वो कुछ खरीद बेच सकता है, जैसे कि आपने भी इशारा किया, उस पर भी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन मतलब आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कोर्ट के स्टाफ को, जजेस को भी कुछ हद तक। वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं कभी कभी, या शायद बहुत बार भी कर लेते हैं लोग। लेकिन जो इसके पॉजिटिव पहलू हैं, आप उसको इस तरीके से भी सोचिए कि देखिए, जैसे कानून में जो चीज़ लिखी है वो हाईली सब्जेक्टिव है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि 2+2 हमेशा 4 होता है, ठीक है। देयर इज समथिंग सब्जेक्टिव, देयर समथिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये है कि जी 2 और 2 4 है, ठीक है। इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर माइल्स। जो चीज जैसे कि ये क्या है, ब्लू कलर है। अब ब्लू में इसमें, अब मैं बताता हूँ ये सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है। आप हो सकता है कि जी ये नेवी ब्लू है, मैं कहूँ नहीं ये नेवी ब्लू नहीं है, ये डार्क ब्लू है। कोई और कहे कि नहीं ये रॉयल ब्लू है। सो ये ब्लू में ही, ये ब्लू का कोई शेड है, लेकिन हमें अभी अलग अलग व्यक्तियों का देखने का नजरिया है कि ये क्या है। अब कानून में
जो भी लिखा है वो ऐसा, इट इज नॉट सो ऑब्जेक्टिव। अगर मान लीजिए हर एक चीज का, मान लीजिए कि किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, मर्डर में डेथ पेनल्टी तक लागू होती है इंडिया में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब ये है कि जब बहुत क्रूरता से, बेरहमी से मारा, मतलब किसी लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया, उसे फिर टुकड़े टुकड़े करके काट दिया, जला दिया, मतलब बिल्कुल ही बेरहमी जानवर टाइप हरकत करी, तो हम उसमें सोचेंगे कि आपको डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी, ठीक है। अब मेरा ये पैमाना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर और क्रूरता क्या होती है। हो सकता है आपको लगता हो कि रेप एंड मर्डर अपने आप में ही इतना ज्यादा क्रूर है कि इसमें हर केस में डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। हो सकता है किसी और व्यक्ति का कुछ और पैमाना हो, तो ये एक हाईली सब्जेक्टिव चीज हो गई, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसी ऑफेंस है जैसे चोरी है, थेफ्ट, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें 3 साल तक की सजा लागू है, 3 साल तक की सजा है वो। तो कोई जज है, मान ले मैं हूं, मैं कहता हूं कि यार देखो इसने चोरी करी, लेकिन चलो ये गरीब आदमी था और ये थोड़ा सा बहक गया था, तो इसको ठीक है, मैं इसको सजा तो दूंगा, इसने चोरी तो करी है, लेकिन मैं इसे 2 महीने की सजा दूंगा। आप हैं, आप ज्यादा सख्त टाइप आदमी हैं, आप सोचेंगे कि नहीं यार चोरी है, गलत काम किया, बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे पूरे 3 साल तक की सजा दूंगा। फिर अब आपने उसे 3 साल की सजा दे दी, अब वो जो बंदा जो अक्यूज था, जो कन्विक्ट हो गया है, जिसको कोर्ट ने सजा दे दी, वो अपील करेगा ऑब्वियसली। उसने अपील करी, जो आपसे ऊपर बैठा है वो उसका उसका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। वो सोचता है यार 3 साल इसमें नहीं देनी चाहिए थी, यार इस व्यक्ति ने 3 साल बहुत ज्यादा है, इसको 6 महीने ही देनी चाहिए। वो 6 महीने से फिर अपील करेगा। सुप्रीम कोर्ट वाला सोच सकता है नहीं यार 6 महीने भी ज्यादा है, इसमें सिर्फ 1 ही महीना मिलना चाहिए। या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट एविडेंस को पढ़ने के बाद या जो भी प्रोसीजर हुआ उसके बाद ये इस निष्कर्ष पे आए कि ये तो इसको सजा ही गलत दी है यार, ये तो इसके खिलाफ तो ये प्रूव हो ही नहीं रहा है, द पर्सन इज नॉट बीइंग प्रूव टू बी गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। क्योंकि हर एक व्यक्ति को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी प्रूव होना जरूरी है क्रिमिनल लॉ में। तो अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्टी नहीं प्रूव हो रहा तो उसको सजा ही नहीं मिलनी चाहिए, वो उसको अक्विट कर देगा। सो देयर आर, अब वो भी इतनी सारी एविडेंस, 15 विटनेस आए आपके फेवर में, 25 विटनेस आए आपके अगेंस्ट, उन 40 विटनेस ने क्या कहा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, वो चाकू है, चाकू पे खून के निशान दिख रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या हैं, डीएनए रिपोर्ट को ऑल्टर कर दिया, इतनी सारी चीजें करके उस व्यक्ति ने अपने दिमाग में उस सबका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके अपना कैलकुलेशन करी अपने हिसाब से, उसके बाद उसे जो लगता है उसने वो डिसीजन दिया। तो इट इज अ हाईली सब्जेक्टिव थिंग, दैट इज व्हाई ऑलवेज एनी 2 पीपल विल डिफर। एक मैं देख रहा था मुकुल रोहतगी सर का पॉडकास्ट, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं और इत्तेफाक से वो मेरे ही कॉलेज से, मेरे बहुत सुपर सीनियर रहे होंगे, मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से हूँ। तो वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में इस समय 16 बेंचेस हैं, अगर 16 बेंचेस में वो सेम मैटर पे अगर डिसीजन देना हो आधे घंटे के इंटरवल पे, तो 16 जजेस का, 16 बेंचेस का अलग अलग डिसीजन आएगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट है, हाँ इतना आपस में। और तो वो मतलब जो लगभग सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो मान लीजिए आप शायद 55 से 65 साल के बीच में उनकी उम्र होती होगी, तो जो लगभग सेम एज ब्रैकेट के लोग हैं, जिनकी जो सेम जनरेशन के लोग हैं, जिनका थॉट प्रोसेस काफी कुछ सिमिलर होना चाहिए, उसके बाद भी नहीं है, उसके बाद भी उनके बहुत ज्यादा डिफरेंट डिसीजंस आएंगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्वड हैं, उनके अपने कन्विक्शंस, अपने बायसेस। किसी जज को ज्यादा एक्सपीरियंस है सर्विस लॉ का, किसी जज को ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिमिनल लॉ का, किसी जज को ज्यादा एक्सपीरियंस है सिविल लॉ का, किसी को ज्यादा आर्बिट्रेशन का, ठीक है। अब तो हर एक की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, हर एक की अपनी अपनी नॉलेज है। वो जज है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सर्वज्ञ हैं, राइट, ठीक है, वो भाग्य विधाता नहीं है, नहीं, वो भी अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। बाउंड्री एक बात है, बाउंड्री भी उनकी होती है बिल्कुल, लेकिन आई एम सेइंग दैट you have your human biases, you have your human prejudices, you have your inclinations, you have your likings and dislikings. तो क्योंकि वो एक मशीन, एक रोबोट डिसीजन नहीं ले रहा है, वो एक कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले रहा है, एक ह्यूमन। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला आपने फिट किया, हाँ, चैट जीपीटी में डाला और वो एक ही आंसर नहीं देगा हमेशा, वो अलग अलग आंसर देगा, क्योंकि अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो दैट इज व्हाई डिसीजंस विल ऑलवेज डिफर। क्या सरकार है या गवर्नमेंट जो भी है जुडिशरी का गलत इस्तेमाल करती है? बिल्कुल करती होंगी। देखिए, इसी गलत इस्तेमाल हर वो व्यक्ति करता है या करने की कोशिश करता है, हर एक से मतलब 90%, 95%, 99% जो वो करने की पोजीशन में होता है, ठीक है। जैसे बहुत बार ये कहा जाता है कि जो बंदा कुछ करप्शन कर रहा है या मिसयूज कर रहा है,
वो वही व्यक्ति है जिसको उसका अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी जब लोगों को मिलती है वो उसका करते हैं, ठीक है। जब लालच है, देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई मिस्टर XYZ हैं, उनको ये अगर अपॉर्चुनिटी है और इसमें कोई खतरा नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को 50 लाख रुपए दे करके अपना 100 करोड़ का लॉस बचा सकते हैं और वो 50 लाख की रिश्वत देने में उन्हें कोई खास रिस्क नहीं लग रही, तो वो देते हैं। नॉर्मली जो हम जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिसमैन जो सब लोग उनको 100 रुपये 500 रुपये दे के निकलते हैं, सब लोग का मतलब 90%, 95%, 99% लोग, तो वो क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी दिखती है, उनको लगता है कि इसमें कोई खास रिस्क नहीं है। अगर मैं इसे 100 रुपये दूंगा या तो ये ले लेगा या ये कहेगा कि सर कम है 500 दे दो, या वो नहीं लेगा, नहीं भी लेगा तो क्या है, जो भी है बाद में देखा जाएगा। मतलब देयर इज नो कॉस्ट, देयर इज नो देयर इज नो लायबिलिटी एज सच। सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहे हैं चंद्रचूड़, जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि इंडियंस को सिविक सेंस ही नहीं है। अगर मतलब जैसे कि हम वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस तो होते हैं, लेकिन हमें खुद में सिविक सेंस नहीं है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं देखिए, अब ये जनरलाइज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और मैंने वो पॉडकास्ट देखा नहीं है, मैंने स्टेटमेंट देखी नहीं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि चंद्रचूड़ सर ने ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ अब ऐसे तो सिविक सेंस तो ये कि अंग्रेजों में भी नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, इस क्वेश्चन पूछने का रीज़न भी यही रहा क्योंकि अभी हम करप्शन पर बात कर रहे थे, थोड़ा जैसे कि बताया कि जो ट्रैफिक पुलिस हवलदार है वो भी ले लेते हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट पर पर्सन होते हैं वो भी जुडिशरी का मिसयूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिविक सेंस या कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारी इस चीज़ों से। हाँ जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं एक रूट पे अक्सर ट्रैवल करता हूँ अपने घर से नोएडा सेक्टर 62 की दिशा में। डेली लोग हैं जानबूझ करके रॉन्ग साइड चलाते हैं, राइट, बाइक चलाते हैं, गाड़ियां भी चलाते हैं। एक ऐसी सड़क आती है बीच में जिसमें आधी से ज़्यादा सड़क पे तो गाड़ियां पार्क्ड होती हैं, मतलब उस सड़क का आप लगा लीजिए चलो 40-50% तो सड़क का स्पेस ऑक्यूपाइड है पार्किंग से, तो उसके बाद मतलब सिंगल लेन बन जाती है वो। उस सिंगल लेन में भी लोग रॉन्ग साइड आराम से चला रहे हैं गाड़ियां, मतलब इतने शेमलेस हैं कई लोग कि उनको पता है वो कानून तोड़ रहे हैं, और जो कि कानून बिल्कुल सही है। मतलब ये तो कौन गधा होगा जो ऐसा कहेगा कि ये कानून गलत है कि सिंगल जो एक मतलब एक तरफ चलने की सड़क है और दूसरी तरफ से दूसरी साइड की, राइट लेफ्ट अपने तो पता ही होगा। नहीं वो तो डिवाइडर है उसमें, मतलब प्रॉपर बना हुआ कंस्ट्रक्टेड डिवाइडर है, ये नहीं कि सिर्फ लाइन है। तो वो तो आपको ऑब्वियसली एक ट्रैफिक इधर जाने के लिए, एक ट्रैफिक इधर जाने के लिए, एक तरफ की सड़क, उसमें आप जानबूझ करके 200-300 मीटर जिससे आपको गाड़ी चलानी ना पड़ जाए इसलिए आप रॉन्ग साइड चला रहे हो, ये नहीं कि यू टर्न लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली सिविक सेंस नहीं है इन लोगों में, ये तो स्वार्थ है, 100% स्वार्थ है कि भाई मैं अपना 20 पैसे का तेल बचा लूं, पेट्रोल मतलब 2 रुपए का 3 रुपए का मैं अपना पेट्रोल बचा लूं, या 1 मिनट का मैं अपना ड्राइव करने का कष्ट बचा लूं, लेकिन मैं रॉन्ग साइड घुमा लूं। क्योंकि देखिए रॉन्ग साइड चलाना कब जस्टिफाइड आप मान सकते हैं? मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी है, एम्बुलेंस है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई बहुत VIP आ रहे हैं, ठीक है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तब ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आराम से बंदे के चेहरे पे ना मतलब ऐसा है कि मोक्ष प्राप्त कर रखा है, उसने निर्वाण प्राप्त कर रखा है, आराम से गाड़ी चला रहा है रॉन्ग साइड पे, आराम से बाइक चला रहा है, मतलब 100% ही इज नो हरी, उसको कोई जल्दी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, और 50 मीटर आके बाइक पार्क कर दी आराम से, बाइक या गाड़ी या कुछ भी। तो ऐसा रोज होता है। तो अब क्योंकि वहाँ पे कोई पुलिसिंग नहीं है या वहाँ पे कोई CCTV कैमराज नहीं है, तो जब व्यक्ति को लगता है कि यार कोई पनिशमेंट तो मिलनी नहीं, सारे लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, क्या बिगड़ता है? तो यस, सिविक सेंस की बहुत कमी है। हैविंग सेड दैट, मतलब इनडायरेक्टली आप भी इससे एग्री करते हैं? सी कुछ हद तक, लेकिन जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज सब्जेक्टिव होती है, हर एक चीज इट हैज टू बी सीन इन कंपैरिजन। नाउ यू सी इंडिया हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, 145 आई थिंक, जो भी है, ठीक है। 140 करोड़ की जनता में मेरे हिसाब से आप देखिए कितने देश होते हैं जहां पे हमेशा आतंक मचा रहता है, मतलब सिविल अनरेस्ट होता है और सरकारें हमेशा टूटने की कगार पे रहती हैं। वी आर सर्वाइविंग विद अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़, और देश की हमारी जो अखंडता को आज तक मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंस के बाद से कोई प्रॉपर चैलेंज नहीं मिला है, राइट, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेसफुल अचीवमेंट है, ठीक है। वी बीन वेरी सक्सेसफुल। आप ही देखें, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, 20 करोड़ की जनता है, अपने आप एक कंट्री के बराबर है,
हाँ, अपने आप में कई कंट्रियों से बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से बहुत अगर बढ़िया। अगर अकेली कंट्री बन जाए यूपी तो 6, 7, 8वें नंबर पे आएगी विश्व में, 6 जो भी। ठीक है, सो अगर इतनी बड़ी हम एक स्पेस में हम इतनी ज्यादा आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं और वहां पे कोई ज्यादा खास दंगे फसाद नहीं हो रहे, वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस, सिविक सेंस। अब ठीक है भाई, हैं कुछ लोग ऐसे, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में कर रहे हैं। इंडिया में जहाँ पे इतनी गरीबी है, या जिस भी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, हमारी जो इतनी गरीबी है, उस स्थिति में कोई कानून को तोड़ रहा है या अनसिविलाइज्ड टाइप बिहेव कर रहा है, तो वो उससे मच बेटर है जो अमीर होने के बावजूद अनसिविलाइज्ड है। यस, जो ये सो मेनी ऑफ दीज वेस्टर्नर्स आर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डाउरी सिस्टम के ऊपर। डाउरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, इससे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा, मेरे कुछ आर्टिकल पढ़े हुए हैं, आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये डेटा निकल के आता है कि 90% से ज़्यादा केसेस डाउरी के फेक होते हैं सर। ठीक है, और फेमिनिज्म की बात आगे बढ़ा चढ़ाकर बहुत की जाती है सोशल मीडिया पर या वैसे भी। तो इस चीज़ में मैं जानना चाहता हूँ कि डाउरी का जो भी इंडिया में जो लॉ है, इसमें कितने सुधार की ज़रूरत है एज अ मैन। डाउरी इसलिए बनाई गई थी स्टार्टिंग में कि हस्बैंड वाइफ अपने आप को प्रॉपरली सेटल कर पाएँ, ठीक है, उसमें उनकी सहायता हो जाए। ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति किसी से दहेज मांग रहा है, वो गलत है। दहेज प्रथा बिल्कुल बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो, मतलब जब से किसी घर में बेटी पैदा होती है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बेटी की शादी होगी, उसके लिए हम बचा के रखें। आज के लिए थोड़ा सा कम हो गया, जब से महिलाएं इंडिपेंडेंट हुई हैं, अब वो अपनी नौकरियां खुद से कर रही हैं, अपना सेल्फ सस्टेन्ड हैं। लेकिन या कुछ जगह में हैं, कुछ जगह में अभी भी वो दे आर नॉट डूइंग सो वेल। सो लेकिन डाउरी के फेक केसेस फाइल किए जाते हैं बहुत हद तक, 90% या जो भी वो आंकड़ा हो। क्योंकि जैसा कि मैं पहले कह रहा था, देयर इज नो लायबिलिटी, देयर इज नो पनिशमेंट फॉर फाइलिंग फॉल्स केसेस इन इंडिया। प्रैक्टिकली, थेरेटिकली कह सकते हैं कि हाँ, आपने फॉल्स प्रोसिक्यूशन के लिए आप लायबल होंगे, फॉल्स प्रोसिक्यूशन के लिए, पर्जरी के लिए, ठीक है, झूठी गवाही देने के लिए, झूठा किसी पे दावा डालने के लिए, उसकी मानहानि हुई, उसका हैरेसमेंट हुआ, इन सब चीज़ों के लिए आप थेरेटिकली स्पीकिंग आप लायबल हो सकते हैं कोर्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली किसी को इस चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलती है। तो अब देखिए, अब वकील हैं कई सारे, जिन लोगों का काम अच्छा नहीं चल रहा होता, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू बी अ लॉयर, स्पेशली इन लिटिगेशन। मान लीजिए आप 10 साल से आप वकालत कर रहे हैं, आपको केसेस कम मिलते हैं, तो और आपको मिल गई कोई महिला जो कि दुखियारी है, उसको अपने पति से किसी प्रकार की कष्ट की फीलिंग है, पति से या इन लॉज से, तो वो कहेगी कि जी बताइए, मैं वकील साहब, मैं क्या करूं जो इस व्यक्ति से मैं बदला ले पाऊं। तो वो बताएगा वकील कि देखो जी, ऐसा है मैडम, इन पे एक ये डाउरी का केस डाल दो कि मेरे से डाउरी इन्होंने मांगी थी। सिर्फ सर डाउरी तक बात नहीं रहती है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, वो तो फिर भी आता है और मल्टीपल धाराएं लगा ये डिवोर्स का पैकेज होता है, डिवोर्स पैकेज। इसमें मेंटेनेंस अलाउंस मांगा जाता है, डाउरी का आरोप लगाया जाता है, क्रूअल्टी का आरोप लगाया जाता है, मार पिटाई, गाली गलौज, ठीक है, और सारे खानदान को लपेटा जाता है। तो वकील साहब बताते हैं कि देखो मैडम, ऐसा है, आप मेरे को, अब वकील को लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है कि पैसा कमा लूँ इससे, 10,000 20,000 रुपये, वट जो भी वकील की हैसियत है और जो मैडम की देने की हैसियत है, उनसे उतनी फीस ले ली और हस्बैंड के खिलाफ एक झूठा केस डाल दिया। बिकॉज लाइक आई सेड, देयर इज प्रैक्टिकली नो लायबिलिटी फॉर फाइलिंग अ फॉल्स केस। आपने वो झूठा केस डाला, 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक वो कोर्ट में चलता रहेगा। आपका इंटेंशन ये है उससे कि हस्बैंड को हम हैरेस करें, या हम उससे ये हस्बैंड को अपने उसके घुटनों पे लाएं, उसको हम ये कहें कि भाई बेटा देख, तू या तो बात मान जा, जैसा मैडम कह रही है वैसा कर ले, या तो मैडम को तुम घुमाने लेके जाओ, या मैडम की जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करो, या मैडम को मेंटेनेंस अलाउंस दो, या मैडम को व्हाटएवर शी वांट्स यू डू दैट, अदरवाइज वील कीप हैरेसिंग यू। और जब वो केस, अब मान लीजिए अगर वो केस झूठा है, सबको पता है, दोनों पार्टीज को पता है, इसको भी पता है, इसको पता है, जज साहब को भी पता है, लेकिन जज साहब के हाथ बंधे हुए होते हैं क्योंकि वो एविडेंस पे काम करते हैं। जब तक वो केस अब झूठा साबित नहीं हो जाता, तब तक ये पार्टी फॉल्स प्रोसिक्यूशन केस नहीं डाल सकती, हस्बैंड वाइफ पे केस नहीं डाल सकता। अगर मान लीजिए वो केस फॉल्स भी प्रूव हो गया, ठीक है, थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड केस फाइल करता है वाइफ के खिलाफ फॉल्स प्रोसिक्यूशन का, वो केस और 12 साल तक चलेगा। 12 साल मतलब 10 साल पहले केस चला, 12 साल दूसरा केस चला, 22 साल हो गए। अब 22 साल बाद कोर्ट वाइफ को क्या सजा दे देगी? हल्का सा कुछ कि ठीक है मैडम, आप सॉरी बोल दो, खत्म करो।
तो महिलाओं पे कोई प्रॉपर लायबिलिटी नहीं होती है। आप इंडिया में झूठा केस फाइल करें किसी नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ, मैं ये नहीं मान लीजिए आप जैसे वो आर्यन खान के खिलाफ वो केस था, तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सच्चा केस था, झूठा केस था, वटेवर, लेकिन एक कॉमनर के खिलाफ अगर आप एक कोई केस फाइल करते हैं जो कि 100% झूठा है, तो वो झूठा साबित हो जाने के बाद भी लीगली आपकी कोई प्रैक्टिकली लायबिलिटी नहीं हो पाती है। Theoretically, yes, you have to face consequences of filing false cases, but practically no one faces consequences. So people file false cases because of this. ठीक है, अब मैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मैं पुलिस का जो रोल है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। एक कॉमन मैन अगर पुलिस की बात आती है तो बहुत फियर तरीके से फेस करता है पुलिस को, जबकि पुलिस का रोल आम नागरिक है, उनके लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए होना चाहिए। तो पुलिस का रोल इतना फियरफुल कैसे क्यों है? देखिए, पुलिस since many decades is seen as an instrument of state oppression. अंग्रेज़ों के ज़माने से जब भी पुलिस का मेरे ख्याल से पुलिस एक्ट 1912 का है इंडिया में, और पुलिस ऑब्वियसली उससे बहुत साल पहले से होगी, 1900s 1800s से होगी। तो एक्चुअली मतलब ये हमारे माइंड में ऐसा इसकी छवि छप गई है। जैसे कि अब फिर से अगर अंग्रेज़ों के ज़माने की बात करें तो हालांकि वो इंडियंस होते थे पुलिस वाले मोस्टली, आई मीन जो कांस्टेबल्स या जो लोअर रैंक से होते थे, सिर्फ जो ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिश होते थे मोस्टली। तो लेकिन अब क्या है कि जो भी उन्हें जाति करनी है उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? पुलिस। ठीक है, मतलब आम जनता पे लाठियां कौन बरसा रहा है? पुलिस। ठीक है, जो वो राउलेट एक्ट था वो बहुत बड़ा गधा था जो, तो वो कहता है कि सारे पंजाब में जो उसने इम्प्लीमेंट किया जिसके खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, तो जब वो राउलेट आएगा तो उसके सामने या जो भी वो अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदे आएंगे उनके सामने से सारे इंडियंस रेंग के निकलेंगे। ठीक है, या हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं हम? ठीक है, हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, लेकिन दिल में जो उसके घाव हैं वो आज तक हैं। ठीक है, मेरे परिवार से कोई नहीं रहा मतलब फ्रीडम फाइटर्स में, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, लेकिन पढ़ के हमें तो बहुत जलन मचती थी। तो अगर उसके सामने वो रैंक के निकल रहे हैं, अब उसको इम्प्लीमेंट करवाने वाला कौन है? पुलिस। ठीक है, तो जिसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई उसको लाठी कौन मार रहा है? पुलिस। तो हर जगह जो भी है जाति करने का, इसको जाति को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिशियल्स। तो मेरे ख्याल से उसी ज़माने से कॉमनर के दिमाग में छवि ये छपी हुई है, और फिर मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है ऑब्वियसली, क्योंकि मीडिया में अब ये दिखाते हैं। और देखिए, पुलिस वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सी लाइक ही इज़ एम्पावर्ड। वो अगर मान लीजिए एक चौराहे पे भी खड़ा है, अगर अकेला भी खड़ा है या अपनी टुकड़ी के साथ भी खड़ा है, उसके हाथ में या तो हथियार है या कम से कम लाठी है, उसके पास पावर है, ऑफिशियली ही इज एम्पावर्ड टू स्टॉप यू, टू यू नो टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, टू इन्वेस्टिगेट यू। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं कर सकता, लेकिन अगर मान लीजिए ऑफिशियली ही मे नॉट बी एम्पावर्ड, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला कांस्टेबल आपको सड़क पे आप जा रहे हैं, आपसे रोक के 2 सवाल पूछे, भाई तेरा नाम क्या बता, आप उससे थोड़ी ना पूछोगे भाई तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आपको डर लगेगा ये थप्पड़ मार देगा। ठीक है, ये है मतलब ऑब्वियस है ना। मतलब अगर मान लीजिए एनी पुलिस वाला स्टॉप्स मी, आई एम ड्राइविंग माई कार, या सड़क अगर मान लीजिए रोड पे मिलता है, हाँ, तो ऑब्वियसली आई विल आंसर हिम। तो उसके पास एक ताकत है या तो वो सही है या गलत है, या उसको वो मिसयूज भी कर लेते हैं कई बार पुलिस वाले। तो अब उनके पास वो चीज़ है, दे हैव दैट यूनिफॉर्म विच दे कैन एंड दे डू मिसयूज। तो ऑब्वियसली आम जनता को डर लगेगा। फिर मीडिया में उनको ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये बहुत करप्ट होते हैं, काफ़ी हद तक होते भी हैं। कई पुलिस वाले नॉट करप्ट भी होते होंगे, लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ इतना मतलब आपकी सैलरी कम है, इंडिया में सरकारी तनख्वाहें कम होती हैं। अगर एक व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति अगर जो कि ऑफिसर रैंक में नहीं है, कांस्टेबल है, अगर 30 to 40,000, अगर मान लीजिए ईमानदारी से काम करने वाला एक पुलिस का व्यक्ति है, मेरे ख्याल से वो रिटायरमेंट की एज तक अपना घर नहीं बना पाएगा, बहुत मुश्किल है। अगर ईमानदारी से करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, अगर 1 रुपये रिश्वत का ना ले, नहीं बना इन कैश एंड काइंड ना ले, लोअर इनकम ग्रुप का भी कोई फ्लैट निकलेगा, बड़ा मुश्किल है उसके लिए उसको बना लेना, अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए, फैमिली वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए। और अगर किसी के ऊपर कोई लाइबिलिटीज हैं, बहन है, बेटी है, एलिंग पेरेंट्स हैं जिनका मेडिकल का खर्चा उसे ही उठाना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब यार 90% लोग अगर रिश्वत लेते हैं तो मैं क्यों ना लूं?
मतलब उसके मन में ये विचार आता होगा, वो हमाम में सब नंगे, वो वाली बात ठीक आ जाती है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप एक सिस्टम का पार्ट हैं, पुलिस की भी ऑब्वियसली एक हायरार्की होती है, एक चेन है, लोएस्ट कांस्टेबल से लेकर डीआईजी साहब तक। मान लीजिए अगर कहीं पे डीआईजी साहब या आईजीपी साहब जो भी उनका हेड है, अगर वो मान लीजिए करप्ट हैं कहीं पे, ठीक है, जैसे मूवीज में भी दिखाते हैं और कई जगह होते भी होंगे, नहीं भी होते होंगे, ठीक है, हर जगह होती है करप्शन और हर जगह नॉन करप्ट लोग भी होते हैं, ईमानदार ऑनेस्ट लोग। अगर मान लीजिए कहीं पे जो ऊपर वाली जो महकमे हैं अगर वो करप्ट हैं, तो वो जो करप्शन है वो टॉप डाउन आती है। मान लीजिए अब कहीं जैसे मूवीज में दिखाते हैं, मीडिया में दिखाते हैं, और मैं जानता भी हूँ ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई स्टेट का जो आईजीपी है वो करप्ट है, डीजीपी है वो करप्ट है, वो कहता है कि जी मुझे इस जिले से 1 महीने में 5 लाख की कमाई होनी चाहिए, मान लीजिए ऐसे तो अब उसमें वो उन्हें मतलब एक पूरी चेन है ना। अब मान लीजिए अगर वो जो कांस्टेबल है वो उसे एक किसी बंदे से 1000 रुपए की रिश्वत ली, तो उसमें से उसने 200 खुद रखे, 800 ऊपर सरकाए, फिर जिसको 800 दिए वो ऊपर वाले को देगा, तो देयर इज अ चेन। इवन सर यहाँ पे मैं बताऊंगा, इवन आपको कहीं ट्रांसफ़र कराना है अपना, जैसे मेट्रो सिटीज़ में या फिर मान लीजिए टायर 1 सिटीज़ में कराना है, तो उसके लिए सिस्टम के अंदर आपको एग्जैक्टली लेकिन अगर आप मान लीजिए आप सोचते हैं कि जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मेरे को कुछ नहीं पैसा लेना है, तुम्हें जितना लेना है ले लो, तो लेकिन अगर आप अगर उस सिस्टम में आप इन्वॉल्व हैं, आप उस चेन का पार्ट हैं, तब भी आप तो आप अगर आप नहीं लोगे ना, तो आप किसी ने बड़ी मेहनत से सिस्टम बनाया है करप्शन का, ठीक है, जिन भी लोगों की मेहनत है, कुछ डेकेड्स की मेहनत है, कुछ सालों की मेहनत है, अगर आप उनका सिस्टम खराब कर रहे हैं तो आपको जीने नहीं देंगे, करते रहेंगे, हाँ वो आपको फिर डिफिकल्टी करेंगे। तो यार बंदा सोचे यार कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं ठीक है फिर मैं भी ले लेता हूँ यार, सिस्टम बना हुआ है ना। तो मैं जानता हूँ ऐसे कुछ केसेस, मैंने ऐसे बहुत केसेस लड़े हुए हैं एक्चुअली, हमारी फैमिली में भी हुए थे। एक व्यक्ति थे मैं जानता था, तो उनके ऑफिस में करप्शन का सिस्टम चलता था, चेन थी उनके यहाँ। तो वो कहते थे कि मैं नहीं लूंगा 1 रुपया, तुम्हें जितना लेना है लो, मेरे को मत बॉदर करो, कोई और अपना चैनल बना लो, उससे लेते रहो जितना लेना है, लेकिन मेरे को तुम इस चेन में मत फंसाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी करप्शन का पैसा, मेरे को जितना मिल रहा है उतना बढ़िया है मेरे लिए। लेकिन ऐसी सिचुएशन ऐसी थी कि उनका वहाँ से तबादला नहीं हो पाया, ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, वो उसी सिस्टम का पार्ट बने रहे। तो उन्होंने फिर, वो थोड़े ज़्यादा अड़ियल थे, उन्होंने उसमें रोड ब्लॉक्स करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि सॉरी मैं नहीं करूँगा, भाड़ में जाओ, तुम्हारा सिस्टम टूटा कुछ भी हो देखी जाएगी। तो अल्टीमेटली उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया गया, और ट्रांसफ़र ऐसा कि जी आज तुम इस ऑफिस में हो, कल से दूसरे ऑफिस में ज्वाइन कर लेना। ट्रांसफ़र ऐसे नहीं होता सरकारी नौकरियों में, ट्रांसफ़र का एक ट्रांसफ़र ऑर्डर आता है, एक डेट आती है, मान लीजिए आज 1 सितंबर है, तो आपको 1 नवंबर को सो एंड सो ऑफिस में ज्वाइन करना है, जिससे कि अपने फैमिलीज वगैरह का और अपने पर्सनल बंदोबस्त कर पाएं। फिर ट्रांसफ़र जब होता है तो आपको 7-8 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति, बिकॉज दैट ही वाज सच अ प्रॉब्लम इन दैट सिस्टम, सो बेसिकली सिस्टम अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको जो और लोग हैं वो ठीक नज़र से नहीं देखते हैं। सो इस वजह से कुछ लोगों को शायद ना चाहते हुए भी करप्शन का पार्ट बनना पड़ता होगा। फिर से हम जुडिशरी की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन अक्यूज्ड है जी, और 30 से 40 साल से अंदर ही है और ट्रायल चल रहा है उसका, अब फाइनल ये रिजल्ट निकल के आता है कि वो इनोसेंट पर्सन है। कोर्ट तो बोल के छोड़ देता है कि इनोसेंट पर्सन है, लेकिन उसकी जीवन के जो 30 से 40 साल जो बर्बाद हुए हैं, क्या ये राइट टू लाइफ नहीं है? क्या आर्टिकल 21 नहीं आता? बिल्कुल आता है ना। तो यहाँ पर आप क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा कमेंट ये होगा कि इसके जिम्मेदार हैं हम लोग, आप और मैं, सोसाइटी। क्योंकि ये जो लीगल सिस्टम बना हुआ है, देखिए लीगल सिस्टम इज अ वेरी स्लो मशीनरी, ठीक बना हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक आप सिंपल सा केस फाइल कर दीजिए, वो 10 साल 15 साल 20 साल तक उसका निर्णय नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सिंपल सी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगा दो, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, एप्लीकेशन टू इम्प्लीड अनदर पार्टी, एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेयर, कुछ भी एक स्टूपिड सी एप्लीकेशन लगा दी, उससे आपने केस को डिले करा लिया। किसी दिन कोर्ट में स्ट्राइक हो रही है इसलिए कोर्ट नहीं चल रही, किसी दिन जज साहब छुट्टी पे हैं, किसी दिन वकील साहब बीमार हैं, तो इस वजह से केसेस बहुत लंबे हो जाते हैं। लंबे होने की वजह से 10 साल कोर्ट मैटर चला लोअर कोर्ट में, फिर 15 साल चला, उससे हाई कोर्ट में फिर 20 साल चला, उससे हायर कोर्ट में, इसलिए टोटल हो गया 45 साल। 45 साल के बाद निकल के आया कि भाई ये बंदा तो बेकसूर था। तो इसके लिए आप और मैं क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोशिश करें कि हम कानून में तब्दीली लाएं, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में तब्दीली लाएं। जो हम ये अपने मंत्रियों को चुनते हैं, जो हम विधायकों को चुनते हैं,
जो हमारे एमपीज एमएलएज होते हैं, हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करें, नॉन पॉलिटिकल बात बोल रहा हूँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं रखता हूँ, कि वो ऐसा कोशिश करें कि लॉ इस तरीके से बने कि इतना स्लो ना चले, क्योंकि कॉम्पेंसेशन की अगर आप बात करें, कोई कॉम्पेंसेशन संभव नहीं है। यहाँ पर मैं एक डेटा आपको बता दूँ, प्लीज 50% से ज़्यादा ऐसे एमपी और एमएलएज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और 30% से ऐसे हैं जिन पर गंभीर चार्ज लगे हुए हैं। गंभीर मतलब सीरियस केसेस हैं। अभी एक और एग्जांपल बोलूँगा, जैसे आपने बताया कि आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करें जो वाकई में काम कर सकते हैं, कुछ मतलब रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, कुछ समाज सुधारक काम कर सकते हैं। अभी बिहार में चुनाव हुए हैं रिसेंटली, यहाँ पर बीजेपी जीत गई है, मतलब एनडीए जीती है। वहाँ पर आई थिंक कोई टीचर का नाम याद नहीं आ रहा, कोई टीचर थे वो हार गए, ठीक है। आई थिंक उन्होंने कुछ मैथ की कुछ बुक्स लिखी हैं, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर रहे हैं अपने टाइम पर। वो चुनाव हार गए और जो पर्सन जीता है वो, उसके ऊपर रेप के चार्ज लगे हुए हैं, इवन उसके तो एमएमएस भी वायरल हो रहे हैं। अब सोचिए कि हम कहाँ तक, हमारा समाज कहाँ तक जा रहा है और हम कहाँ तक जा रहे हैं। देखिए, एक तो अगर चार्ज लगे हुए हैं, मतलब मैं थोड़ा बार डेविल्स एडवोकेट के पक्ष से बाद में बात करूंगा। नहीं आप कट नहीं, क्योंकि नहीं, आप जो भी बोलना चाह रहे बोल सकते हैं। ऐसा है कि इंडिया में आपको अगर चपरासी की नौकरी चाहिए, उसके लिए तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा या 12वीं पास होना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको 12वीं भी करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज भी करने की जरूरत नहीं है, आप 6ठी फेल हैं तब भी आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ का सिस्टम है। अब इसको बदलाव करने की भी जिम्मेदारी आपके और हमारे जैसे आम नागरिकों की है, कि हम जो भी करके हम देश में इतनी जागरूकता लाएं कि पढ़े लिखे लोग, जो ज़्यादा वेल क्वालिफाइड, वेल डिजर्विंग लोग हैं, वो पॉलिटिक्स में पार्ट ले पाएं। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ किसी पे आरोप लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो खराब व्यक्ति हो, क्योंकि आरोप लगाना, केस फाइल करना इंडिया में बहुत आसान होता है। अब अगर मान लीजिए आप और मैं नहीं है, हाँ जी, आप और मैं, हम नोएडा से कंटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक पार्टी के रेप हैं, आप एक पार्टी की तरफ से खड़े हो रहे हैं, मैं दूसरी पार्टी की तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपके खिलाफ 5 केस ठुकवाऊंगा, जिससे कि आपकी प्रोफाइल खराब हो, आपकी समाज में बेइज्जती हो, आपको हराने का चांस हो। तो झूठे केसेस हैं, सच्चे केसेस हैं, वो तो अभी हमें पता नहीं। जब तक केस चल रहा है तब तक तो हम मानेंगे कि आप इनोसेंट हैं, क्योंकि कानून की नज़रों में तो एवरी मैन हैज़ टू बी प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। तो अभी तो आप इनोसेंट हैं, लेकिन जिनके खिलाफ केसेस प्रूव हो चुके हैं, जो प्रूव्ड ऑफेंडर्स हैं, उनको उसमें पॉलिटिक्स में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको भी अनुमति होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम है जो कि बिल्कुल चेंज करा जाना चाहिए। लेकिन अब इसको चेंज कौन कराएगा, आप और हम। लेकिन समस्या ये होती है कि हम लोग बन जाते हैं कॉम्प्लेसेंट। आपकी लाइफ देखिए कंफर्टेबल चल रही है, आपका मान लीजिए आपका जो भी बिजनेस है या आपका जो भी प्रोफेशन है, सपोज आप एक महीने में 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, व्हाटएवर, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे हैं, आपकी सेहत ठीक है, आपके परिवार ठीक है, तो आप सोचेंगे बस मी एंड माई फैमिली, और इनका ठीक चल रहा है तो दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, मेरे को क्या परवाह है, देश जाए चूल्हे में। ज़्यादा लोगों को यही ठीक है। तो अब क्योंकि हमें कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, जो ऊपर इन्फ्लुएंशियल पोजीशन से बैठे हैं उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, जो सरकारी महकमों में बैठे हैं, सरकारी जॉब्स में, लाइफ बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। आपको कोई पंगे में नहीं फंसना। आपको ये है कि सुबह गए 10 बजे ऑफिस, शाम को 6 बजे आ गए, शांति से निकल लिए, ना किसी ने देखा, नॉट सीन नॉट हर्ड, अपना रिटायर हो गए, लाइफ शुड बी स्मूथ। शाम को आए, अपना अभी बच्चों के साथ एंजॉय किया, या हस्बैंड और बच्चों के साथ एंजॉय किया, मतलब गो फॉर अ मूवी, गो फॉर एन आउटिंग, हैव अ लिटिल ड्रिंक फॉर पीपल हु लाइक टू ड्रिंक। हाँ, एंड क्यों पंगे लें, क्योंकि किसी को तो क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, और जो बंदा इस टाइप की अनकंफर्टेबल बातें बोलेगा वो कंट्रोवर्सी में आएगा, ठीक है, लाइक यू नो हु। तो अब मतलब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते रहो, आराम से निकल लो, मतलब अनकंफर्टेबल बातें करोगे तो विरोध होगा, इससे अच्छा सिंपल सी बातें बोल करके निकलते रहो अपना। सो बेसिकली पीपल हु आर इन पावर, most of them just want to lead their own comfortable lives. This is human nature. Human beings want comfort. लोग जब तक रिएक्शन नहीं करते तब तक कि उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए। करेक्ट। सीधा तो जब तक एक वो मैंने कहाँ पढ़ा था एक कोई बुक में, अब नॉर्मल पर्सन इज मोर वरिड अबाउट पेन इन हिज लिटिल फिंगर ऑफ हिज हैंड देन अबाउट 40,000 people
dying elsewhere on the planet. ठीक है, मान लीजिए मेरी इस छोटी उंगली में जरा सा दर्द है और मान लीजिए केरला में बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, लाखों लोग वहां मर गए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी लाइफ कंफर्टेबल है। हमें दिल्ली के प्रदूषण का इसलिए हवा बनाते हैं क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में। बाकी लोग कर रहे हैं क्या उसके बारे में? नो, नॉट रियली। मान लीजिए केरला का, तमिलनाडु का या महाराष्ट्र का नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है, या एमपी का, या जो दिल्ली से दूर स्टेट्स हैं, वो लोग जिनको पॉलिटिकली उससे कोई माइलेज नहीं डिराइव करनी है या कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं डिराइव करना है, क्या वो लोग दिल्ली के पोल्यूशन के खिलाफ? आई डोंट थिंक दैट दे आर डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। जिसको मतलब किसी को हो सकता है कि वो लिखना एक ट्रेंड हो, सोशल मीडिया में लिखना, वो एक अलग बात है। मतलब जिसको उससे जीरो फायदा हो रहा है वो उसके बारे में कुछ बात बोलता है? नो, नहीं बोलेगा। तो हमें ना थोड़ा सा कंपैशन होना चाहिए। वी शुड सी दैट ये जो लोग हैं ये भी मेरे ही भाई बंधु हैं, सेम मिट्टी से जन्मे हैं। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इनफैक्ट द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल फैमिली। वसुदेव कुटुंबकम, सॉरी, ये जो हमारा कौन सा गेम्स थे 2023 में उसका, जो कभी कोई दैट G20 समिट में ये था ना इंडिया का मोटो 2024 में, ये G20 हाँ, अभी रिसेंटली तो हुआ है, करेक्ट। तो पॉइंट इज दैट सब लोग हमारे ही भाई बंधु हैं। उसको एक उस प्रेम के, कंपैशन की, दया के दृष्टिकोण से देखें कि यार वो जो व्यक्ति सफर कर रहा है वो भी हमारे जैसा ही है। तो और हो सकता है कल को मैं हूं वो, ठीक है, जो सफर वो कर रहा है आज। हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए अगर दिल्ली में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, बैंगलोर में वाटर प्रॉब्लम इज देयर, सो मेनी प्लेसेस हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो वी शुड थिंक दैट वी शुड बी द embodiments, we should be the catalyst, we should be the instruments of bringing about that change. You should be the change that we wish to see in the world, like Mahatma Gandhi said. हमें उस तब्दीली को लाने के लिए खुद से हमें भाग लेना पड़ेगा, आपको और मुझे, हम जैसे कॉमन लोगों को। हाँ, हमें ये नहीं कि सिर्फ मीठी मीठी बातें करके, अपने कंफर्ट पे बात करके हम उसे भूल जाएं। परफेक्ट है। अभी जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था लास्ट कि कोई कॉमन मैन है जो 30 या 40 ईयर्स से मतलब जेल में रहा, उसके बाद उसको निर्दोष पाया गया। अभी अगर मैं बात करूँ, यहाँ कोई राजनेता है, जैसे कि मैं अपनी इंडिया में कॉमनवेल्थ हुई, शायद आपको याद होगा, कॉमनवेल्थ हुए तो यहाँ सुरेश कलमाड़ी, ठीक है, वो गिल्टी पाए गए। उसके बाद ये कोयला घोटाला, ए राजा, आपको शायद वो भी याद होगा, ठीक है। और पुराना जाऊँ तो मैं ये लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला, कितने सारे ऐसे घोटाले रहे। बाद में कई घोटालों में ये सारे राजनीतिक कोई गिल्टी पाया गया, कोई मतलब निर्दोष पाया गया, हर अलग अलग तरह के सीनियर रहे। अच्छा, कोई जेल में नहीं गया भी तो 2-4 महीने बाद या साल भर बाद बाहर। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, कानून सबके लिए बराबर है सर? थियोरेटिकली। अच्छा, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क है। अदरवाइज द लॉ इज एन एस। देखिए, कानून सबके लिए बराबर आप कैसे कह सकते हैं? मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं। अच्छा, आप दरिद्र हैं, आप बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आप वकील कैसे करेंगे? कोई वकील, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यही बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सी एक अपना थियोरेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, बट प्रैक्टिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। कोई अगर पोटेंशियल क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उससे पहले बोलते हैं कि भाई थोड़ी तो फीस जमा कराओ, नहीं तो आपने हमसे पूरा काम करा लिया, फिर फीस दिए बिना अगर कट लोगे तो भाई मेरा तो नुकसान हो, क्योंकि मैं तो इन लोगों को सैलरी दूंगा ना जो मेरे जूनियर्स हैं। पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है, जैसे वो जॉली LLB 3 में दिखाया गया है। अक्षय कुमार के पास वो इतने सारे भीड़ भर के लोग आते हैं, 15, 20, 25 लोग, और वो फिर अपना सारा काम करा लेते हैं और कोई फीस नहीं देते। तो अक्षय कुमार का तो लॉस हुआ, वकील साहब का। तो बिना फीस के कोई कैसे काम करेगा? अब मान लीजिए आपको ग्रीवेंस है बहुत बड़ा। मैं आपको बताता हूँ, हमारे आर्मी में केसेस होते हैं। एक थी, कोई नायक की वाइफ थी, उस नायक की डेथ हो गई पेट्रोलिंग में, ऑपरेशन में गया था, पेट्रोलिंग में उसकी डेथ हो गई। वो मांग रही है पेंशन उसे प्रॉपर्ली नहीं मिली वाइफ को। हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ को पेंशन मिलनी चाहिए। AFT में वो केस जीत के आ गई, सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ रही है। आप बताइए, वो और पता है कोई 20-25 साल तक वो लड़ी। आप बताइए 20-25 साल तक क्या वो फ्री में लड़ ली होगी? सवाल ही नहीं है ना। सवाल ही नहीं। हो सकता है कहीं कोई दयालु वकील मिल गया हो, लेकिन फिर भी वकीलों के लिए भी एथिक्स में लिखा होता है, इट इज पार्ट ऑफ आवर लीगल एथिक्स, कि आप कोई भी केस 100% फ्री में नहीं लड़ सकते। आपको कम से कम उस केस का खर्चा जरूर लेना पड़ेगा। खर्चा मतलब फोटोकॉपिंग, फाइलिंग, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, कोर्ट फीस, रजिस्ट्री फीस नहीं, जो एक्चुअल मेरी जेब से खर्चा होगा। क्योंकि अगर एक
मेरे को अगर केस फाइल करना है कोर्ट में, तो एक केस फाइल मान लीजिए 500 पेजेस की केस फाइल बनी, उसकी 5 कॉपी बनी, तो 2,500 रुपए तो सिर्फ फोटो कॉपी का खर्चा है, उतना तो लूंगा कम से कम, अपनी जेब से लगाऊंगा, तो फिर दैट इज कॉल्ड फंडिंग लिटिगेशन विच इज नॉट परमिसिबल फॉर लॉयर्स। तो फ्री में कैसे होगा? या जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहां से लड़ेंगे? तो हाउ कैन द लॉ बी इक्वल फॉर ऑल? मतलब बहुत बड़ा हाउ, यस आई एम मेकिंग द स्टेटमेंट, theoretically see law, okay fine, law may be equal for all, but access to law is not equal for all. law के दरवाजे तक पहुंचना सबके लिए बराबर नहीं है, क्योंकि सब लोगों के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है। आफ्टर मतलब जैसे कि मान लो अगर दरवाजे तक पहुंच भी गए, हाँ जी, उसके बाद कैसे? मैं कह रहा हूं आप एक नॉट सो वेल टू डू व्यक्ति हैं, आप इतने अमीर नहीं हैं, आप हैं केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटका के कोई गांव से, ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, कोई ज्यादा सहायता करने वाला व्यक्ति नहीं है, प्री इंटरनेट जमाने में बात करें, आपको केस डालना सुप्रीम कोर्ट में, आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है, कैसे डालेंगे? अभी तो कोई लीगल प्रोसीजर उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको, किसी ना किसी से बात करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है सर। ठीक है, अपने किसी यार दोस्त भाई बंधु से पूछेंगे, ठीक है, वो मिल गया कोई मतलबी इंसान, कोई सेल्फिश व्यक्ति, वो बताया कि मैं वो फलाने वकील को जानता हूँ, उससे कर लो, अपनी उससे सेटिंग करके कुछ कमीशन ले लिया, केस और खराब करा दिया। कितनी बार ऐसा होता है कि लॉयर से या किसी भी वजह से, मिडिल मैन की वजह से केसेस ठीक से हैंडल नहीं हो पाते। ठीक है, तो मैं ये क्या, और उसने अपनी विधवा ओल्ड लेडी है, उसने अपने जीवन भर की संपत्ति लगा के वकील साहब को दिए 1 लाख रुपए, उसका उस मैडम के पास पैसा खत्म हो गया और केस आपका आगे नहीं चल रहा। वकील साहब कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो पेश नहीं होते हैं, क्लाइंट का फोन उठाना बंद कर देते हैं, कई बार होता है। ठीक है, अब उसके बाद वो लेडी क्या करेगी बताओ? इट इज बोलना और किताब में लिखना और उसको पढ़ना बहुत आसान है, डिफरेंट। प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना उस पर बीतती है जो सफर कर रहा होता है। अभी यही एग्जांपल मैं बता दूं, अभी जब हम बात करते पॉडकास्ट में कुलदीप सेंगर की, जो बीजेपी का विधायक था, इवन जो जिस लड़की ने मतलब उस पर आरोप जो लगाए, उस लड़की के फादर को उसके ऊपर आई थिंक चोरी वोरी का कोई इल्ज़ाम लगा के उसको थाने में ले जाकर उसकी इतनी मार लगाई, उसमें इतनी लगाई कि वो मर गया, थाने में ही मर गया। और आज तक वो भी केस आज तक चल रहा है। उसके बाद उसके भाई को भी थ्रेट दी, मतलब उसके फैमिली में 2-4 लोग तो अभी तक जा चुके हैं। ये सोचिए, इवन आप सोचेंगे सीआरपीएफ की सिक्योरिटी दी गई उस लड़की को। आप सोचिएगा, एक कॉमन मैन, मतलब इतना डर था। ये 2019 का केस, आप इंटरनेट गूगल आप जरूर करना, सीआरपीएफ के जवान उसके घर के दरवाजे पर लगाए गए। अब आप ये वाली बात बोल रहे हैं ना कि दोनों के लिए कानून नहीं बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती है। देखिए, जो कानून की जो किताब में लिखा है वो सबके लिए बराबर है, राजा और रंक, महाराजा और भिखारी। लेकिन जब आप फ्लोर पर उतरते हैं, जब आप फ्लोर पर, अगर मान लीजिए एक महाराजा का कोई राइट है जो कि उसे छीना जा रहा है, और एक भिखारी का राइट है, भिखारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो उसको अपने राइट को एनफोर्स कराने में उसे बहुत समस्या आएगी, जितना एक इन्फ्लुएंशियल या वेल्दी पर्सन को समस्या नहीं आएगी। हालांकि सरकार ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई हुई हैं सरकारी, लेकिन उनके पास तक पहुंचना भी इतना आसान प्रैक्टिकली नहीं होता है, और उनसे काम निकलवाना इट्स नॉट ईजी, क्योंकि जब तक उस वकील का खुद से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक कोई अच्छे से काम नहीं करता। सरकारी हॉस्पिटल्स की क्या हालत होती है हमें पता है, कई सारे सरकारी हॉस्पिटल्स की। ठीक है, वहाँ पे लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कोई अटेंड करने का नहीं है। ठीक है, जो हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ है वो उन लोगों से मिसबिहेव कर रहा है। कई बार ये भी होता है कि वो लोग भी हॉस्पिटल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं। बट आई एम सेइंग दैट इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एनफोर्स योर लीगल राइट्स। हमारे पास डेली लोग अप्रोच करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं साहब हमारे पास नहीं है पैसा देने के लिए, तो मैं फ्री में हम भी नहीं काम करा सकते, क्योंकि हमें अपने स्टाफ की सैलरीज देनी होती हैं। ठीक है, अगर फ्री में सबके काम करते रहेंगे तो हमारी नौबत आ जाएगी, हम फ्री में काम, आप भी समाज सेवा नहीं कर सकते। नहीं, फिर मेरे को अपना फ्री में काम करवाना पड़ेगा लोगों से कुछ टाइम के बाद। इफ आई हैव टू एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट लॉयर्स, इफ आई हैव टू पे सैलरीज, इफ आई हैव टू रन माई ओन वर्क, मुझे भी ऑब्वियसली फीस लेनी पड़ेगी, किसी को भी फीस लेनी पड़ेगी ना। तो ये बहुत मुश्किल है। मतलब एक किसी भी
सिंपल से केस में कम से कम आप लगा लीजिए 15 से 20 हज़ार तो सिर्फ एक्सपेंसेस का खर्चा है। ट्रैवल भी खर्चा होता है, मतलब AFT आप जाएंगे, ठीक है, 200-300 रुपए तो एक बार का कम से कम ट्रैवल का आपका खर्चा लगेगा। मेट्रो में जाएंगे, Obvious सी बात है सर। ठीक है, एनी लॉयर विल गो, हिज असिस्टेंट विल आल्सो गो विद हिम। देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जस्ट टू एनफोर्स योर राइट्स। जैसे अभी मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा था, और जैसे कि हम बात कर रहे थे आम आदमी और पॉलिटिशियन, दोनों में कितना अंतर है अगर लीगल टर्म में देखा जाए। बहुत सारे भी ऐसे राजनेता हैं, मैं नाम खुल के नाम लेता हूँ, मुझे कोई इशू की बात नहीं है, जैसे कि अखिलेश यादव है, मायावती है, या फिर ये राहुल है, इन पे नेशनल हेराल्ड का केस लगा हुआ है, इधर आय से ज़्यादा संपत्ति के। आप लालू प्रसाद यादव को देख लो, ये जॉब देने के नाम पर उन्होंने कहते प्रॉपर्टी अपने नाम में करा रखी है। आप जब इनके यहाँ कोई शादी फंक्शन था, इनकी बड़े बेटी की जब शादी हुई थी, आपको शायद पता भी होगा, होटल पूरे शहर के सारे होटल कैप्चर कर लिए गए थे सर। बिलिंग की तो बात भूल जाइए आप, मतलब इस लेवल तक आप मतलब आपने सिस्टम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और क्या आपको लगता है कि किसी की, मान लो किसी की इनकम इस लेवल तक हो सकती है किसी राजनेता की? नहीं हो सकती। नहीं, इनकम तो नहीं हो सकती। नहीं, लीगल टर्म में बात कर रहा हूँ मैं। लीगली मेरे ख्याल से मैक्सिमम इनकम होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 5 लाख रुपए। हाँ, सब जानते हैं सर, सब जानते हैं, और नहीं भी पता तो गूगल करके देख लेंगे। हाँ ना, सब जानते हैं। मतलब उसमें और खैर बहुत सारी चीजें और होती हैं, DNS अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस वगैरह, वो सब मिलकर। जैसे कि मायावती की भी बात कर रहा हूँ, अब आय से ज्यादा संपत्ति का केस चल रहा है, क्या हुआ उनका? इसमें देखिए कानून का ना एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन और जो न्याय का पूरा जो सिस्टम है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि अब एक तो पहली बात तो केसेस लंबे चलते हैं, झूठे केस फाइल किए जा सकते हैं विदाउट एनी रेपरकशंस, विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर लेकिन और मैं इससे आगे बढ़ के एक बात बोलता हूँ, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तब भी हमें 100% क्या पता कि वो गलत था, क्योंकि उस जज ने भी तो गलती की हो सकती है उसे दोषी पाने में। तो जब तक आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले नहीं आ जाए कि आप दोषी हैं निर्दोष हैं, हमें एक्चुअली 100% हम श्योर नहीं हो सकते। और जैसे कि आपने कहा, मान लीजिए कि कोई लोअर लेवल के जज साहब को खरीद लेता है, खरीद करके उनसे उसको दोषी पाया गया, तो इसलिए अब आप कहेंगे कि जी देखो वो वहां का विधायक है, या विधानसभा के चुनाव वो लड़ रहा है और उसको लोअर लेवल के जज साहब ने ऑलरेडी दोषी पा रखा है, तो उसको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो आपने उस व्यक्ति का करियर तबाह कर दिया, जबकि वो व्यक्ति एकदम इनोसेंट था। ठीक है, क्योंकि आपके पास पैसा है, आपने जज साहब को इन्फ्लुएंस किया, आपने उसको दोषी करा दिया। अब वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, वॉट एवर इट इज। आई एम सेइंग दैट बहुत मुश्किल है इस सारी सिचुएशन को डील करना। बैठ करके पॉडकास्ट में बात करना बहुत आसान है, ठीक है, अपने कमेंट्स पास करना, अपनी ओपिनियन पास करना, ठीक है। हमसे बहुत ज्यादा विद्वान लोग इस धरती पे हुए हैं, हमारा ऋषि मुनियों का ये राष्ट्र है, हमसे लाखों दर्जे से, मतलब हमसे हजारों लाखों गुने बढ़िया लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, जिनके हम कदम चूमने की हमारी औकात नहीं है। बिल्कुल। उनके बावजूद अगर मतलब उन्होंने कितना किया इस देश के लिए, ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम आवर एंशिएंट एज sages, so many gods and goddesses came to this land, India. उन्होंने स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस योगानंद, कितने हजारों सेंट्स हुए इस धरती पे, और कितने सारे समाज सुधारक हुए, कितने अच्छे अच्छे स्टेट्समैन हुए। उन्होंने कितना कुछ किया होगा, उनकी मेहनतों के बाद भी अगर ये हाल है, तो आई एम सेइंग इट्स नॉट इजी। आपके अकॉर्डिंग सर, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन होना चाहिए जुडिशरी में? हाँ जी, सोल्यूशन मेरे पास है, मतलब नहीं बिल्कुल, आपका मेरा पर्सनल थॉट हो सकता है, एक थॉट है ये। हाँ बिल्कुल, इसको इम्प्लीमेंट करने में लाखों चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो थॉट देखिए, 2-3 अभी थॉट सोचता मैंने कहीं से सुने भी हों या कुछ हद तक मेरे भी हों। ऐसा है कि प्रोसीजर को ना तो थोड़ा शॉर्टन करना चाहिए, ठीक है। एक ही जो कानून होता है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये इतने मोटे मोटे ग्रंथ हैं, किसी को समझ नहीं आते। फिर तो वो तालिबान वाला हिसाब हो जाएगा, या कि जो खाप पंचायत होती है वो वाला हिसाब हो जाएगा, या फिर तालिबान वाला, वो के सामने ही सब कुछ, मतलब जैसे कि मान लो कोई आरोप लगाया, गिल्टी हुआ, तुरंत सजा, तुरंत, ऐसा भी तो नहीं। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जी, देखिए, एक तो कानून को ना सरल भाषा में लिखना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, क्योंकि हमारा कानून है वो ये कहता है कि एवरीवन इज प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ, ठीक है। अगर मान लीजिए आप राह चलते व्यक्ति हैं, हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपको कानून पता है, ठीक है, और आपको कानून का कख नहीं पता है, और अगर आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, तो भी आप समझ नहीं सकते, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी होती है।
आजकल तो खैर थैंक्स टू दी AI एंड इंटरनेट एंड सर्च इंजन की थोड़ा बहुत जो चाहे वो व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन उसकी भाषा ऐसी होती है जैसे एक प्रोविजन है अगर लॉ का, एक सेंटेंस जो है ना, वो एक सेंटेंस इट्स रनिंग इनटू वन पैराग्राफ with so many conjunctives and and or comma notwithstanding therefore nevertheless, इतना मतलब मैं अंग्रेजी में बहुत बढ़िया हूँ, मैं अपने आप को अच्छा मानता हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ बचपन से, शाहरुख खान का स्कूल सेंट कोलंबस, एंड देन आई वेंट टू मुंबई टू गवर्नमेंट लॉ कॉलेज विच इज ऑल्सो इन कम्प्लीटली इन इंग्लिश मीडियम। ओके, ग्रेट। उसके बावजूद मुझे लॉ पढ़ने में इतनी समस्या आती थी, ठीक है, क्योंकि एक जो सिंपल बात अगर आप एक सेंटेंस में जो बात मतलब एक पैराग्राफ जो आपने बना रखा है, अगर आप उसी को सरल भाषा में 2-3 सेंटेंसेस में तोड़ दो तो क्या बिगड़ जाएगा आपका? नहीं, ये और वो इंग्लिश में, सर सिर्फ इंग्लिश में नहीं है। हाँ, मैंने हिंदी में पढ़ा हुआ है। नहीं, वो जो हिंदी में आप पढ़ते हैं वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है। तो जो इंग्लिश में इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो हिंदी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हिंदी में समझना और मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश में फिर भी एक बार को शायद समझ मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा हुआ है, यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने पूरा सारे आर्टिकल वगैरह जिसकी सब कुछ पढ़ा हुआ है, वो वाकई में मुश्किल है सर। मतलब समझना ऐसा है, उसकी लैंग्वेज समझना 5-6 बार जब तक आप एक चीज को पढ़ोगे नहीं वो आपके पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, पहली बात उसे सरल किया जाए ऐसी भाषा में जो कि हम हिंदुस्तानी भारतीय समझ सकें। ठीक है, सेकेंडली उसको थोड़ा छोटा किया जाए। ठीक है, जो इतने बड़े बड़े जो ग्रंथ छपे हुए हैं ना, they can be shortened into lesser number of provisions and sections. Thirdly, कितने laws हैं जो कि आज की डेट में obsolete हैं। बहुत सारे कानून होंगे 150 साल पुराने, 200 साल पुराने, जिनका आज की डेट में प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं है। या बहुत कम यूज है। मोदी भी तो इसमें बात करते हैं कि अंग्रेजों के टाइम के बहुत सारे बहुत कम है। अंग्रेजों में मैंने कुछ अच्छे बनाए हुए हैं, कुछ बहुत बुरे भी हैं, और कुछ इररेलेवेंट हैं या कुछ ऑब्सोलीट हैं। तो उनको हम खत्म करें। जैसे कि अब इसमें जो कुछ बड़े जो लीगल माइंड्स हैं उनका भी कहना यह है कि उनको आप कम सेक्शंस में कर दो सेम चीज को, जो कि एक आम व्यक्ति के लिए पढ़ना समझना आसान हो। ठीक है, ये इसमें बहुत चैलेंजेस होंगे। ये बोलना बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। इसमें सारे पॉलिटिशियंस का सहयोग चाहिए होगा, सारी पार्टीज का सहयोग चाहिए होगा, आम आदमी का, कुछ लोगों को अपने, बहुत सारे लोगों को अपने इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एक ओपिनियन और भी चाहूंगा, जैसे कि ये तो आपने ओवरऑल बता दिया जुडिशरी के ऊपर, मैं थोड़ा सा आदमियों की तरफ से क्वेश्चन करना चाहूँगा, जितने भी मेन कम्युनिटी है उनकी तरफ से बताइए, उनके लिए क्या लॉ हो सकता है? मेंस राइट्स। पहली बात, अगर ये महिलाएं, देखिए कई महिलाएं वाकई में प्रताड़ित होती हैं, ठीक है, एग्री करता हूँ सर। हाँ, और वो महिलाएं सदियों से सफर करती आ रही हैं। बिल्कुल है। ये बात मैं इसलिए, मतलब ये तो पता ही है, तो फैक्ट है। ठीक है, कम से कम 200, 300, 500 साल से इंडिया में महिलाओं ने बहुत सफर किया है। तो ये जो कानून बनाया गया इसलिए बनाया गया कि उस सिचुएशन को हम थोड़ा रेमेडी कर सकें, उस सिचुएशन को सही कर सकें। अब उसका कई जगह मिसयूज होने लगा है, और कई जगह ऐसे हैं गांव देहातों में जहाँ पे महिलाएं इतनी एजुकेटेड नहीं हैं या अपने राइट्स को इतना नहीं जानती, जो वहाँ पे अभी प्रताड़ित हैं, जिनके लिए ये कानून एक्चुअली लाए गए थे। और जो शहरी महिलाएं हैं वो उसको मिसयूज कर रही हैं, वो उसका एडवांटेज ले रही हैं। तो मतलब जिनके लिए था वो कानून वो फायदा नहीं उठा पाए, और जिनके लिए नहीं था, एम्ड जिनके लिए नहीं था, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, इसका ये होना चाहिए कि जिसका पाया जाता है कि उसने झूठा केस किया है उसके खिलाफ उसकी स्ट्रिक्ट उसकी लायबिलिटी बननी चाहिए। सेकेंडली, जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको साफ पता है या पता कर सकते हैं सालों लगाए बिना कि वो चीज़ सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक लड़की है, कुछ भी नाम ले लेता हूँ, रश्मि शर्मा, कोई भी मनगढ़ंत नाम बनाया, वो कहती हैं कि ये मिस्टर ABC ने मेरे साथ बलात्कार किया कलकत्ता में 8 जनवरी 2025 को। ठीक है, और ये जो मिस्टर ABC हैं ये 5 जनवरी 2025 से लेकर के 15 जनवरी 2025 तक इनके पास वीज़ा है, अपना पासपोर्ट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखा रहे हैं, साहब देखो मैं तो इस टाइम पे कनाडा में था। ठीक है। तो भाई मैं चाह के भी, मैं कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं उस महिला से मिल भी सकूं फिजिकली कलकत्ता में, क्योंकि तुम कह रही हो कि कलकत्ता में मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी। करेक्ट भाई, ये देख लो, पासपोर्ट और वीजा, एंड आई एम शोइंग यू 100 डॉक्यूमेंट्स, ये रही मेरी फ्लाइट की टिकट, और आप जो कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है उनसे पूछ लो, और जो इंडिया में कैनेडियन एम्बेसी है उनसे पूछ लो। लेकिन सिस्टम ये है, वो कहेंगे नहीं,
तुम पहले कनाडा से इंडिया आ जाओ, आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आके बोलना तुम्हें क्या कहना है। दूसरी बात, अगर आपके पास पॉक्सो लग गया तो आपको 6 महीने तक वैसे भी जमानत नहीं है। हाँ जी, तो आप पहले कनाडा से अपना वो सारा रगड़ा खाते हुए आओ इंडिया, पुलिस वालों से मिलो, पुलिस वालों की जेबें गर्म करो, ठीक है फिर जैसे आपके सामने पेश हो। क्यों? जब हमारे पास आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़माने में, सोशल मीडिया, इंटरनेट के एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के ज़माने में, जब वो बंदा ईमेल से दिखा रहा है, यू हैव इररिफ्यूटेबल प्रूफ, यू हैव गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट produced documents that this person was, yes, he was in Canada. So then how can this lady file this kind of false allegation against him? तो उस केस को वहीं के वहीं खारिज किया जाए। इससे ये होगा, आपके केसेस की पेंडेंसी बहुत खत्म होगी। जबरदस्ती के झूठे आरोप लगाने से, एक तो झूठे आरोप लगाने वाले लोग कम लगाएंगे झूठे आरोप, क्योंकि उनको पता है पहली डेट में खारिज होगा, पहली मुलाकात में जैसी कंप्लेंट लगे तभी खारिज होगा, और उसके ऊपर से उन्हें जुर्माना और भरना पड़ेगा झूठी कंप्लेंट लगाने का। सो दिस इज वन स्टेप विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ये बस एक डिसीजन लेने की बात है, एक पॉलिसी डिसीजन लेने की बात है सरकार के लेवल पे, कि जी जिनमें हमें साफ साफ क्लियर कट इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिल रहा है, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वहां पे हम उन केसेस को प्रोसीड नहीं करने देंगे। वी आर ब्रिंगिंग दिस चेंज इन आवर सिस्टम। एक हो गया ये बात कि जो कानून के प्रावधान हैं उन्हें छोटा किया जाए, सरल किया जाए, प्रोसीजर को शॉर्टन करने की कोशिश की जाए। सेकेंडली, मेरे हिसाब से, सॉरी, प्रोसीजर को शॉर्टन करने की कोशिश की जाए, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। ये मैं इस तरीके से कह रहा हूँ जैसे कि हमारी आर्मी में होता है, डिफेंस फोर्सेज में होता है कोर्ट मार्शल का सिस्टम। कोर्ट मार्शल में ये है कि एक केस को हम लेके बैठ जाते हैं, उसी केस को जब तक खत्म नहीं होगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये डुएबल है। हालांकि इस समय इंडिया में 5 करोड़ केसेस हैं, तो 5 करोड़ केसेस को आप लेके बैठ नहीं सकते, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि उसमें एक दिन में अगर आप 1 केस 2 केस लेके अगर बैठेंगे तो बाकी सारे केसेस का क्या होगा? लेकिन वो उतनी पेंडेंसी फिर आपकी बढ़ेगी नहीं। मान लीजिए जैसे आप ये करते हैं कि एक केस की तारीख आज है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था 4 हफ्ते का टाइम, 6 हफ्ते का टाइम मिल गया, फिर वो जब 4 हफ्ते बाद लगेगा तो 4 हफ्ते बाद वो फाइल को मैं फिर से पढ़ के जा रहा हूँ, जज साहब उस फाइल को फिर से पढ़ के जा रहे हैं, जज साहब का जो सारा स्टाफ है उस फाइल को फिर से पढ़ के जा रहा है। इतने में 4 हफ्ते बाद हो सकता है कि मेरी उस दिन तबीयत खराब हो जाए, मैं कहूँ साहब मैं नहीं जा सकता, तो उस दिन फिर एक और डेट मिल जाए। सो आई एम सेइंग, अगर एक केस जो 10 साल में डिसाइड होता है उसमें जितनी बार उसकी तारीखें लगती हैं, अगर हम उसको ऐसा करें कि जी दोनों पार्टियां आई हुई हैं, आज है 9 जनवरी 2025, पक्ष विपक्ष आमने सामने है, पक्ष विपक्ष के वकील भी आमने सामने हैं, जज साहब ने कह दिया साहब ऐसा है, अगली हियरिंग में सारे लोग आ जाना, अगली हियरिंग में आर या पार फैसला होगा इस केस का, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ना हो तो अगली नहीं, कुछ केसेस में नहीं, कुछ केसेस में देखिए, जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जब तक सारे विटनेसेस की गवाही नहीं हो जाती तब तक ये नहीं हो सकता। लेकिन जैसे हम सर्विस लॉ की मैं इस समय बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो होते हैं जिसमें विटनेसेस को नहीं आना है, जिसमें आपकी सारी लड़ाई जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे है, तो मैं ये कह रहा हूँ सारे बंदे भाई देखो, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपके वकील आ गए, आपको जो 1-2 बंदे भाई बंधु लेके आने हैं, अपने साथी वाथी लेके आने हैं, उन सबको ले आओ, जिस ऑफिसर को आना है, जिसको भी आना है, जो एप्लीकेंट है, पेटिशन है, वो सब आ जाओ एक दिन, और एक दिन में हम आपको 1 घंटे का टाइम आपको देंगे, 1 घंटे का टाइम आपको देंगे, जो बोलना बोल लेना, और उसके बाद इसका डिसीजन आज ही होगा। अगर इस तरीके से हो जाए तो बहुत सारे केसेस निपट सकते हैं, बहुत सारे केसेस एक के बाद एक करके सारे निपटते रहेंगे। एक्चुअली there are some legal experts who think that अगर ये हो जाए ना कि डिसीजंस जल्दी होने लग जाएं तो क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि क्राइम करने वाला जो बंदा होता है, जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का बंदा होता है, सी जो क्राइम इज नॉट प्रिवेंटेड बाय द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, इट इज प्रिवेंटेड बाय द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो पक्का सजा मिलेगी, तो बंदा वो क्राइम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे ये लगेगा कि ये नहीं, अगर हो सकता है कि 20 साल बाद सजा मिले, हो सकता है कम मिले, हो सकता है ज्यादा मिले, उससे नहीं, पक्का सजा मिलेगी, जल्दी सजा मिलेगी, तो बंदा नहीं करेगा। इसीलिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस में इतना डिसिप्लिन रहता है। मैंने एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक दार्शनिक ने एक बात कही थी, वो हमें लाइफ टाइम याद रहती है, तो मैं वो भी कोट करना चाहूँगा कि जो शांति है ना, शांति वो तलवार की नोक पर रहती है। बिल्कुल, जब तक आपको डर नहीं रहेगा, yes, तब तक आप क्राइम कर देंगे। आपको डर है तो क्राइम नहीं डर होना बहुत जरूरी है। डर उससे होता है कि फैसला होगा आर या पार है। वो डर वकील साहब के मन में भी होना चाहिए कि भाई अगर हम प्रिपेयर करके नहीं गया तो आज मेरी बेइज्जती भी होगी, मैं केस भी हारूंगा। अब फॉर एग्जांपल आप अमेरिका को देख लीजिए, हाँ जी, ताकत है तभी तो मनमानी कर रहा है, कोई बोल नहीं सकता उसके आगे। यस, ये चीज है। सो
अब ये है कि एक ही डेट में सबको पता होना चाहिए कि इस डेट में ये फैसला होगा। इसका फायदा सब लोग उठाते हैं, वकील भी उठाते हैं, कई बार जज साहब भी उठा लेते हैं। जज साहब के लिए बहुत आसान है, कल्चर बना हुआ है अगली डेट देने का, तो अगली डेट लगा दी कि जी नहीं जी, कोई भी रीजन दे दिया कि नो डू दिस आर्गुमेंट आफ्टर 2 months किसी भी ग्राउंड पे। तो कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट्स बना हुआ है। अभी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी निंदा भी की थी, देयर शुड बी नो कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट्स। तो उससे ये होगा कि जो 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम होगी, ठीक है। और जो देश में बहुत सारे लोग लीगल केसेस से प्रताड़ित रहते हैं, हम भी प्रताड़ित हैं। हमारे भी 4-5 केसेस ऐसे हैं, पर्सनल केसेस जो कि अटके हुए हैं, सालों से अटके पड़े हैं। कोई प्रॉपर्टी का केस है, कोई 2-3 मेरे सर्विस रिलेटेड केसेस है। सो द थिंग इज, आपके भी कुछ जानकारी में, भाई बंधुओं में, फ्रेंड्स में, या पर्सनल कुछ केसेस होंगे, पुलिस के केसेस होंगे या कोर्ट के केसेस होंगे, जो कि कहीं ना कहीं अटके पड़े होंगे। 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो यार ऐसा लग रहा है कि स्टैग्नेट हो रही है चीज, वी आर नॉट एबल टू प्रोसीड। सो दीज आर माई 2 points. One is make the procedure simple and easy to understand. Second is make the procedure short as far as is doable. मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से हो गया, इसमें लाखों चैलेंजेस होंगे, बट हम कम से कम उस दिशा में बढ़ना स्टार्ट करें। अभी तक हमने बात की जुडिशरी से लेकर, अब मैं कुछ ऐसी बात करना चाहूँगा। कुछ क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगाए गए हैं, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़े हैं। आपके ऊपर कमेंट्स ये आते हैं कि आप ना इंडियन आर्मी को डिफेम करते हैं, तो इस पर आप सर क्या जवाब देंगे? चलिए, ये डिफेम करते हैं के लिए मेरा हथियार तैयार है। देखिए जी, ऐसा है, मैंने ना इंडियन आर्मी को डिफेम किया कभी, ना मैं अपने सपने में भी कभी सोच सकता हूँ। डिफेम का लीगली तो खैर बहुत अलग मीनिंग होता है, उसकी बात ना करें हम। कॉमन सेंस में जो व्यक्ति डिफेम करने को समझता है, मैं उसकी बात बता देता हूँ। डिफेम करना क्या होता है? डिफेम करना होता है किसी चीज की बुराई करना। right. अगर मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी के अंदर डिवोर्सेस हो रहे हैं, इसका मतलब डिफेम करना हो गया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सिविल में भी डिवोर्सेस हो रहे हैं। आप फिल्टर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डेली ये बात कहता हूं यार, देखो, अगर आप 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में से 30 सेकंड की एक रील जो कि पॉडकास्टर ने अपनी मर्जी से काट के डाल दी कुछ भी, आप और वो कट कहीं से किया, फिर कोई 2 वर्ड कहीं से लिए, फिर 4 वर्ड कहीं से लिए, ऐसे करके आप देखोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ आर्मी में डिवोर्सेस हो रहे हैं। आर्मी इज मेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आर्मी इज मेड ऑफ, जो हम जिस गांव से या जिस शहर से आते हैं, मतलब सारे लोग जो सिविलियंस हैं और आर्मी में सब लोग वही भारतीय लोग हैं। तो और भारतीयों के भी अगर डिवोर्सेस हो रहे हैं तो आर्मी में भी डिवोर्सेस होंगे, इसमें कोई डिफेम नहीं होगी। आर्मी वहाँ भी तो ह्यूमंस हैं। यस, वहाँ भी तो रिश्ते नाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आर्मी के जो लोग हैं या आर्मी जो संस्था है वो बाकी संस्थाओं से हजारों गुना बेहतर है। मैं हर एक पॉडकास्ट में बात कही है कि आर्मी और नेवी और एयरफोर्स आर हेड्स एंड शोल्डर्स अबव ऑल अदर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड मे बी अब्रॉड ऑल्सो। हाँ, आर्मी मैन, ऑफिसर्स एंड मैन एंड जवान्स एंड सेलर्स एंड एयरमैन आर मच बेटर देन नॉर्मल सिविलियंस। उनका डिसिप्लिन, कंडक्ट, बेयरिंग, पंक्चुअलिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब सिविलियन से बहुत बेहतर रहती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। तो अब अगर मान लीजिए इतनी बड़ी आर्मी है लाखों की, अगर उसमें कुछ डिवोर्स हो गए तो यार अब 100% परफेक्ट थोड़ी है कोई भी चीज। सिविलियंस के अगर 1000 डिवोर्स होते हैं तो आर्मी में भी 1 डिवोर्स होगा। आर्मी पर्सन कोई मशीनरी यूनिट नहीं है, वो भी लोग हैं, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स वहां पे होंगी। ठीक है, अब अगर आपको मैं क्या बताऊं, थिंग्स व्हिच आर ट्रू। अगर मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी में या नेवी एयरफोर्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को पेंशन नहीं मिल रही, आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने जो बंदे जिन्होंने आर्मी नेवी एयरफोर्स की नौकरी करी, शिद्दत से अपने देश पे कुर्बानी देने के लिए जो तैयार थे, जिन्होंने इतनी सैक्रिफाइसेस किए, उनको डिसेबिलिटी होने के बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स से उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की निंदा हो गई। मैं कह रहा हूं जो फौजी बंदा है जिसका हक बनता है वो पेंशन लेने का, उसको आप पेंशन नहीं दे रहे हो, तो ये आर्मी की निंदा हो गई। हाउ स्टूपिड इज दिस? ये तो सिस्टम की बात है। ये सिस्टम, आई एम सेइंग दैट देयर इज अ पॉलिसी व्हिच इज नॉट करेक्ट। पॉलिसीज मे नॉट बी करेक्ट इन एवरीथिंग। आई एम सेइंग, अभी मैं कह रहा हूं जुडिशरी में कुछ कमियां होंगी, कुछ कमियां हर एक सरकारी महकमे में होंगी। आर्मी नेवी एयरफोर्स ने लाखों सैक्रिफाइसेस किए, सदियों से सैक्रिफाइसेस किए। हर गांव का ट्रेडिशन होता है सैक्रिफाइसेस करने का। पंजाब, हरियाणा, यूपी में कितने गांव हैं जहां की रीति है, जहां पे हर मकान से, हर परिवार से अपनी कुर्बानी देने वाले लोग हैं। हर जनरेशन ने कुर्बानियां दी हुई हैं। कितने घर ऐसे होते हैं, दादा परदादा शहीद हुए 2nd वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद जो दादाजी थे वो शहीद हुए किसी शहीद या सुप्रीम सैक्रिफाइस किसी और वॉर में,
उसके पिताजी दूसरी वॉर में थे, उनकी भी डेथ हुई, अब भी बेटे जा रहे हैं। ठीक और है, अभी भी सर चल रहा है। हाँ, तो ये तो हर एक व्यक्ति एक्नॉलेज करता है इस बात को। मैं तो बचपन से पेट्रियोटिक हूँ। स्कूल में 6-7 साल की उम्र में एक इंग्लिश म्यूजिक की क्लास होती थी, एक हिंदी म्यूजिक की क्लासेस होती थी। हिंदी म्यूजिक की क्लासेस में कुछ वो देशभक्ति के गाने चलते थे और कुछ भजन वगैरह चलते थे। देशभक्ति के गाने सुन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ठीक है, एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं बनिया हूँ। हमारे परिवार से कोई भी, जितनी पुश्तों को मैं जानता हूँ, हमारे परिवार से कोई नहीं गया फौज में। ठीक है, बनियों में वो ट्रेडिशन नहीं होता, अब थोड़े लोग आने लग गए हैं। मैं इतना देशभक्त था, एक दिन मैं जुडिशरी की कोचिंग के बाद मैं वो चल रहा था LOC कारगिल मूवी का गाना, मैं कहीं भी रहूं हर कदम हर घड़ी दिल में बसी तेरी याद है। उस गाने को सुन के मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। ठीक है, आई यूज्ड टू बी सो पेट्रियोटिक। मैं भगत सिंह वगैरह की मूवीज देखता हूँ तो आई यूज्ड टू शेड हॉट टीयर्स। अभी तक भी मतलब देखते हैं तो बहुत कहीं ना कहीं फील तो रहता है। ठीक है, इंडियन तो अंदर से आती है ना। नहीं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं आती है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं और लोगों से बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक हूँ। ठीक है, आई वांट टू क्लेम दिस। एंड मतलब अब मैं देखिए, अगर मैं हनुमान होता तो मैं अपना छाती फाड़ के दिखाता, हो सकता है इसमें आपको भारत माता की तस्वीर दिखती। ठीक है, लेकिन अब वैसे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। सो अब सी, आई एम अ लॉयर। एक लॉयर के पास कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स लेके आएगा, और वो प्रॉब्लम्स मैं किसकी बता रहा हूँ, जो हमारे फौजी भाई बंधु हैं। नहीं, वो कोई क्रिटिक्स को आंसर मिल गया। तो अब वो उन्हीं, मतलब फौज की, देखिए अगर कोई फौजी बंदा है, उसको सर्विस में अगर प्रॉब्लम है, तो सर्विस में अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको, इफ यू गो टू द AFT, यू गो टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ सैकड़ों केसेस फाइल होते हैं और सैकड़ों केसेस डेली लिस्ट होते हैं। मैंने आपको भी बताया, मैं भी AFT से आ रहा हूँ। AFT में आज कम से कम 200, मेरे ख्याल से 500 केसेस लगे होंगे डेली AFT में। आज एक दिन में 500 केसेस डेली AFT सुन रही है, 400 केसेस, 300 केसेस डेली। तो ये भूतों ने तो नहीं फाइल किया ना, ये फौजियों ने ही फाइल किया फौज के अगेंस्ट। तो मतलब उन्हें प्रॉब्लम होगी। अकेला मेजर कवीश तो नहीं है जिसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो प्रॉब्लम है लोगों को। और सर्विस में जब आप हैं, अगर आपको सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3O ऑफ द AFT एक्ट। सर्विस मैटर मींस अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस है, पेंशन, पे फिक्सेशन, प्रमोशन, सीनियरिटी, कोर्ट मार्शल के बाद अगर आप कोर्ट मार्शल की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप AFT में केस फाइल करते हैं। AFT में जब आप केस फाइल करते हैं तो आपको मैंडेटरी बाउंडेशन है कि आप आर्मी या नेवी, एयरफोर्स को आप रिस्पोंडेंट बनाएंगे। मतलब आपको विपक्ष में उन्हें खड़ा करना कंपल्सरी, नहीं तो आपका केस दर्ज नहीं हो सकता। इसका यह मतलब नहीं है कि हम आर्मी के अगेंस्ट हैं। इसका यह मतलब है हमें ग्रीवेंस है, हमें लगता है कि हमारी सैलरी हमें ठीक से नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि मेरी पेंशन नहीं मिल रही, इस व्यक्ति को लगता है इसकी पेंशन नहीं मिल रही, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट में केस फाइल करे, क्योंकि लीगल प्रोसीजर ये है। आप कोई और तरीके का लीगल प्रोसीजर बना दो, आप ऐसा प्रोसीजर बनाओ कि आर्मी से ग्रीवेंस है लेकिन आर्मी के खिलाफ केस फाइल किए बिना हो जाए, तो आप वैसा कर लेंगे। चाहते हैं कि मतलब आर्मी में कुछ से रिफॉर्म होनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये लीगल प्रोसीजर ऑलरेडी है, तो इसलिए वो केसेस आर्मी के खिलाफ फाइल करने पड़ते हैं। अब मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ और मैं निंदा करता हूँ या मैं क्या करता हूँ। बिल्कुल। ये एक ऐसी कविता है जो मैंने लिखी थी, ये मेरी वेबसाइट पे पब्लिश है, majorkavish.com, और ये मैंने लिखी थी तब जब मैं राष्ट्रीय राइफल्स में नौकरी कर रहा था। 2020 के आसपास की बात होगी शायद। ठीक है, अब ये क्या करें, मतलब अपने माथे पे लिखा के घूमूं कि मैं भी भाई देशभक्त हूं, तो मैं वही कर रहा हूं पिछले कुछ समय से। मैंने यहाँ पे छपवा लेना चाहिए मुझे टैटू। ठीक है, तो 2000 में और सन 2020 के करीब की लिखी हुई कविता है, और AI को मैंने यूज नहीं किया और ना मैं करता हूँ कविताएं लिखने के लिए, क्योंकि आई थिंक आई कैन राइट। ये तो थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, आजकल ChatGPT वगैरह लिख देते हैं कविताएं, लेकिन ये मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड की नहीं लिख पाएंगे। मैं सुना देता हूँ अंग्रेजी में भी, हिंदी में सुना देता हूँ। ठीक है, मैं कौन हूँ, 56 इंच का सीना तो नहीं, फिर भी गर्व से फटती मेरी छाती है। दुश्मन की दुश्मनी की तरह मुझे मित्रता निभानी आती है। मैं वो हूं जिसकी भीषण भुजाएं तुम्हें कभी नहीं ठुकराती हैं। हर विपदा में सरकारें अंत में मेरे पास ही आती हैं। मैं कौन हूं, मैं फौजी हूं। ठीक है, मैं मेजर कविश अग्रवाल नहीं, मतलब हर एक फौजी के लिए मैं कह रहा हूं, एज अ फौजी, एज अ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CISF, BSF, CRPF, ITBP एटसेट्रा। मैं क्या जानूं रंग रूप ऊंच नीच, क्या कुल, क्या धर्म, क्या जाति है। सभी वर्गों से हे भारत मां मुझे तेरी मिट्टी की खुशबू आती है। स्त्री न मदिरा, न पद, न औधा, न दौलत मुझे लुभाती है। केवल भारत मां की चिंता हरदम मुझे सताती है। बर्फीले उच्च हिमालय पर जहां जीव जंतु मनुज कपकपाते हैं, वहीं कपटी दुश्मन के गोले मुझे निद्रा से जगाते हैं।
अभी फौजी उनके ये जो पाकिस्तानी और ये टेररिस्ट हैं, इनके जो नॉनसेंस है, इसका मजाक उड़ा रहा है, इसका तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि हमें इनकी फालतू की फायरिंग वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दिवाली के छोट-मोट पटाखों की ध्वनि कब मुझे तनिक भी डराती है, मैं वो हूं जिसको घुटनों बल खुद चट्टानें राह दिखाती हैं। मैं वो हूं जिसे जीवन उपरांत मृत्यु भी नहीं मिटाती है, छलनी छलनी होने पर भी मेरी हस्ती अमर कहलाती है। ये मैंने खुद से लिखी है। ठीक, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी। सीरियसली सैल्यूट करते हैं आपको। थैंक यू। क्योंकि ये मेरे सुनते सुनते मेरे गूज़बम्प होने लगे। तो ये मेरे ख्याल से जो भी जिसमें थोड़ा भी अगर बुद्धि होगी वो ये समझ पाएगा कि शायद ये आर्टिफिशियल नहीं है। मैं रिलेट कर पा रहा था। पता है, जब आप सुना रहे थे ना, तो मेरे को ना वो एनसीसी वाले जो कैंप किया करते ना, वो दिन मेरे माइंड में घूम रहे थे वो दिन। तो बाकी सर बहुत अच्छा लगा। प्लीज मेरी सबसे प्रार्थना है ये देशवासियों से, मैं हर पॉडकास्ट में बोल के आता हूँ लेकिन ये लास्ट में बोलता हूँ, तो वो वहां पे लोग पहुंचने से पहले ही अपना कुछ भी प्रिजम्पशन बना लेते हैं कुछ लोग जो कि बायस्ड होते हैं या जिनके कुछ अपने अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एफिशिएंट एंड हेड्स एंड शोल्डर्स अबव एनीवन एल्स। और जो हम यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं और ये मस्ती कर रहे हैं सो कॉल्ड, वो हम उन फौजियों की वजह से कर पा रहे हैं जो कि सरहदों पे खड़े हैं। बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक और मेरी कविता का ये कि एक पंक्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्द हवाओं को अपना सुहाग बना रखा है, जो बॉर्डर्स पे जो पेट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, सो बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस दे आर गोइंग थ्रू। तो मेरा हाथ जोड़ के सारे देशवासियों से प्रार्थना है कि जहां भी आप किसी भी फौजी को देखें उसे प्लीज सम्मान दें, क्योंकि आप उसे और कुछ नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको सब कुछ दे रहा है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको सेफ लाइफ दे रहा है। इसके ऊपर मैंने और कविताएं लिखी हुई हैं जो कि मैंने और जगह बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल सर, अगले पॉडकास्ट में बिल्कुल मिलेंगे और भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। अगले पॉडकास्ट में हम चाहेंगे कुछ आर्मी से रिलेटेड, कुछ पेट्रियोटिक, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएँ, ताकि जो शायद आम जनता तक नहीं है। एक सच बताऊँ ना, एक जो ऑफिस में बैठ के जो लोग लाइफ जी रहे होते हैं ना, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या फिर नाइट आउट करके चिल मार रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता कि एक आर्मी पर्सन की लाइफ एक्चुअली में कैसी होती है। yes. एक रात में बंदूक लेके खड़े होकर डटना, एक नींद खराब करना, सबसे बड़ी बात ये कि उनकी जो ड्यूटी होती है किस कंडीशन में होती है, वो देख के भी आइडिया नहीं लगा सकते। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने भी एज एन ऑफिसर जब कमीशन होते हैं उनको एक लाइन अटैचमेंट कराया जाता है जवानों के साथ। 28 दिन के लिए मैंने लाइन अटैचमेंट किया जाट रेजिमेंट में। उसमें 21 रातों को मेरी ड्यूटी आई। मतलब रात को मैं खड़ा हूँ और वो खड़ा है मतलब सावधान में खड़े हैं। ठीक है, तो सावधान रह करके या थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि साथ में व्हाट्सएप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। इंस्टाग्राम तो वैसे भी अभी थोड़ा सा अलाउ किया गया, लेकिन मतलब अटेंटिवली आपको रात को ड्यूटी करनी है। लेट अस से रात को 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 6 बजे तक। इट्स नॉट फन। यू कांट इमेजिन दैट लाइफ as a civilian. It's not, you can't imagine unless you've lived that life or you've seen anyone living that life closely. So this is my message, yes, and I am requesting everyone to please pay your homage to our brothers and sisters in arms. Thank you so much for coming, sir.